Good Good morning. morning. So let's start our today's class. What we have completed yesterday? Physiological change, psychological, no discomfort. We have completed online students. What we have completed? Am I audible to you or not? Yes, Okay. physiological changes, psychological changes, discomforts of pregnancy. Okay. So we have completed some remaining physiological changes and psychological changes and certain or some discomforts that happens during pregnancy. So first is endocrine. What happens in endocrine system? Then Metabolic function and basal metabolic rate increase. basal metabolic rate increases. Okay. अल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, Anterior pituitary lobe वो भी एनलार्ज होके प्रोलैक्टिन सिक्रीट कर देगा बिकॉज इट इज Parathyroid increase, हाँ पैराथायरॉइड ग्लैंड साइज में इंक्रीज होगा, body weight increase. सॉरी posterior pituitary पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड यू से यस वाटर रिटेंशन इंक्रीज, यस तो उसकी वजह से वेट गेन होगा. इन शॉर्ट सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा टू मीट द डिमांड ऑफ टू बॉडीज. मदर का तो है बट बेबी भी है अंदर, सो सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना है. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस में क्या चेंजेस होंगे? mass increase. 60 to 1 kilo weight increase. ओके. देन Blood vessels increase. न्यू ब्लड वेसल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी. द यूट्रस विल अंडरगो हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी. व्हाट इज हाइपरप्लेशिया? Increase number of cells. Increase size of cell. Online students, are you there or not? Yes, So why you are not responding, everyone? Hyperplasia means increased size of cell. No, increase increase numbers of cells. Increased number of cells. And hypertrophy means increased size of Increased cell. number size of cells. Size of cell, not number. Size of cell. Yes. So uterus पहले प्री प्रेग्नेंट स्टेट में कितना होता है? 60 ग्राम्स का होता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का वेट हो जाएगा 1 kg. नई ब्लड वेसल्स बननी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी साइज भी इंक्रीज होगी एंड नई भी बनेगी. लिम्फेटिक सिस्टम में भी सेम ऐसा होता है. नई लिम्फेटिक वेसल्स चैनल्स बनना स्टार्ट हो जाएगी एंड जो ऑलरेडी है वहां पर वो भी इंक्रीज हो जाएगी साइज में. इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस पूरी प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर 16 वीक ऑफ जेस्टेशन. देन ओवरीज में क्या चेंजेस होगा? Shorter such which diameter in which period. Elasticity. Ovaries. Secretion. It progesterone. Ovum production cease हो जाएगा. Ovum and you said something. Ovum and Ovum production cease हो जाएगा. हाँ. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 months के लिए ओवम प्रोडक्शन नहीं होगा. इट सीजेस, इट स्टॉप्स. देन फॉलिकल्स, हाँ न्यू फॉलिकल्स फिर ग्रो नहीं होंगे. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में क्या होगा? हार्मोनल सिक्रेशन. 6 to 7 week of pregnancy, progesterone secrete. सो फर्स्ट जब तक प्लासेंटा नहीं है तब तक वो फंक्शन चालू है. सो ओवरीज विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड न्यू फॉलिकल्स बट हार्मोन सिक्रेशन करता रहेगा टिल द प्लासेंटा बिकम्स फुल्ली फंक्शनल डेवलप्ड. जब प्लासेंटा एक बार डेवलप हो जाएगा तो वो भी फंक्शन ओवरी बंद कर देगी. सो हार्मोनल सिक्रेशन भी बंद हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछते हैं तो ये कंडीशन याद रखनी है कि ओवरी सारा फंक्शन 9 months तक कुछ भी नहीं करेगी. ना हार्मोन सिक्रेशन, ना ओवम प्रोडक्शन, ना फॉलिकल मैच्योरेशन. बट हार्मोन सिक्रेशन में एक कंडीशन है, जब तक प्लासेंटा नहीं बने तब तक वो करेगी. जैसे ही प्लासेंटा फंक्शन ले लेगा देन ओवरीज का काम कुछ भी नहीं है टिल
9 months वो कुछ भी काम नहीं करेगी. ओके, then what changes happens in cervix? Cervix become more elastic, shorter and larger in diameter. Yes, शॉर्ट हो जाएगा, एकदम इलास्टिक सॉफ्ट हो जाएगा एंड डायमीटर भी उसका इंक्रीज हो जाएगा. देन पर्पल कलर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? Chadwick sign. Chadwick sign. यस, एंड सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? गुडर साइन. वहां पर वेस्कुलराइजेशन भी इंक्रीज होता है, ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा. करते हैं तो क्या होता है वहां? व्हाट विल हैपन? एंडोसर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं, सर्विक्स के अंदर ही होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स जैसे होल्स होते हैं. जैसे हमारा में स्वेट कैसे निकलता है छोटे छोटे होल्स में से, पोर्स में से, वैसे एंडोसर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं. दैट सीक्रेट म्यूकस. तो उससे क्या होगा? ब्लॉक કરી દેશે કેનાલ. यस, तो वो म्यूकस वहां पर सिक होके प्लग पर चिपक जाएगा. सो इट विल ब्लॉक. उससे हेल्प क्या होगी? कोई इन्फेक्शन ना फैले तो वो बाहर ना Infection. निकले. Yes. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से जो बैक्टीरियाज वायरस है वो थ्रू वजाइना और सर्विक्स बेबी तक ना पहुंच जाए, फीटस तक ना पहुंच जाए, इसीलिए इट ब्लॉक्स द पैसेज वे. ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा? सर्विक्स जैसे ही डायलेट होगा Mucus બ્રેકડાઉન થઈ excrete. જશે mucus plug. एंड हाँ, ये yes, so mucus plug remove हो जाएगा and amniotic fluid will break. So this is the changes in cervix. What happens in vagina? हाँ, जो वजाइनल अंदर वॉल है वो मस्क्यूलर वॉल है, सो एकदम थिक हो जाएगी एंड हाई जाएगी, साइज भी इंक्रीज हो जाएगी उसकी. एंड सिक्रीशंस कैसे हो जाएंगे? डिक्रीज Increase. इंक्रीज हो जाएंगे. कैसा होगा सिक्रीशन? यूजुअली एकदम थिक सिक्रीशन होगा, व्हाइट कलर का होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा कि अंदर वायरस और बैक्टीरिया ना जा सके. ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होंगे? Tenderness. एरियोला डार्क. यस, टेंडरनेस होगा, ब्रेस्ट की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी. डार्क इन कलर. यस, एरियोला डार्क हो जाएगा. और एरियोला के ऊपर क्या होगा? मल्टीपल फुल. क्या होगा? छोटे छोटे डॉट्स जैसा. Montgomery's follicles. मॉन्टगोमेरीज फॉलिकल्स. फॉलिकल्स होते ही है एरियोला पर, बस वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं, तो आपको इजीली वो डॉट डॉट दिखेंगे. तो मॉन्टगोमेरीज फॉलिकल्स है या ट्यूबरकल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे. निपल्स कैसी हो जाएगी? Pronouns. यस, प्रोनाउंस और प्रोट्रूड आउट हो जाएगी. देन कोलेस्ट्रॉम लीक हो जाएगा ब्रेस्ट में से. दूसरा ओके, फुल फील होगा. यस, ये सब चीजें होती है इन प्रेगनेंसी. देन स्किन में क्या चेंजेस होंगे? Skin pigmentation change. ओके, यस, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है. और ये हार्मोन क्या करेगा? Skin pigmentation change. मिलेनोसाइट्स को इंक्रीज करेगा, मिलेनोसाइट प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा. दूसरे क्या, सेंटर में जीफोइड प्रोसेस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक लाइन क्रिएट हो जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन स्टूडेंट्स. मैम તમારો અવાજ કટ થાય છે. Others Voice. nine. ओके,
Okay, now am I clearly audible to you? Yes. Okay. So first जो abdomen पर line हो जाती है that is called as Linear nigra. linear nigra. Second change क्या होगा? Stria gravida. Close Okay. movement. What is that? स्ट्रेच बॉडी कर लिया सिर्फ abdomen पर होता है stria gravida? थाई पर भी होते हैं। Breast, thigh, Thighs, upper arm. breast, आर्म्स पर जहां पर भी फैट डिपोजिशन ज्यादा है वहां पर स्ट्राया ग्रेविडा देखने को मिलता है, स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, बट एब्डोमेन पर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है. नेक्स्ट थिंग क्लोएज्मा और Malar. मिलेज्मा. व्हाट इज दैट? हाइपरपिगमेंटेशन चिक्स पर नोज पर नेक पर इन शॉर्ट फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, पैचेस हो जाएंगे, स्पेशली चीक्स, फोरहेड, अराउंड द नोज एंड यहाँ सब जगह पर हो जाएंगे. नेक्स्ट थिंग Vascular spider nevi occurs वेस्कुलर in neck, स्पाइडर chest. नेवी. हाँ, कहाँ पर होता है? Neck, नेक, chest, चेस्ट, face, फेस, arm, आर्म्स एंड लेग्स. व्हाट इज दैट? legs. वेस्कुलर स्पाइडर नेवी क्या है? Spider જેવું redness થઈ જાય. वेसल्स है वो, छोटी छोटी जो माइक्रो वेसल्स, कैपिलरीज है, वैसी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ऐसे गोल और स्पाइडर जैसी दिखेगी, इन्फ्लाम होके बाहर दिख रही हो वैसी दिखती है. देन हेयर ग्रोथ में इंक्रीज. इट इज नॉट स्पेसिफिकली कि सब में इंक्रीज होता है, बट इट मे इंक्रीजेस. और ये सारे जो स्किन चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हाँ मदर को डिस्ट्रेस होगा, इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हो जाएगी कि व्हाट व्हाई ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग विद मी. बट ये सारे जो चेंजेस है दे आर टेम्पररी. जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाएगा ये सारे चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे. देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंजेस होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लंबोसेक्रल कर्व सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज થાય છે हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है, दैट यू हैव सेड. क्यों होता है? बिकॉज एब्डोमेन बाहर आ गया है. एंड लंबोसेक्रल कर्व कैसी हो गई है? ઇન્ક્રીઝ થાય इंक्रीज हो गई है, मोर प्रोमिनेंट हो गई है. जस्ट लाइक वो तारक मेहता में जो बाघा की लंबोसेक्रल कर्व है, लॉर्डोसिस जैसा, इन शॉर्ट वैसा हो जाएगा. उसकी वजह से उसका पोस्चर चेंज होता है, बट अलोंग विथ पोस्चर और क्या चेंज होगा? વેડલિંગ ગેટ गेट. गेट भी चेंज हो जाएगा. और गेट कैसा होगा? वॉडलिंग गेट होगा. आपने कभी प्रेग्नेंट वीमेन को चलते हुए देखा होगा तो पता होगा कि वो लोग कैसे चलते हैं. सो वॉडलिंग गेट हो जाएगा. और वॉडलिंग गेट की वजह से देर आर हाई रिस्क ऑफ ફોલ Fall. fall. So you will advise the mother to take rest. योगा No, walking ideal exercise. ऐसा नहीं है कि वॉडलिंग Muscular गेट activity. फॉल रिस्क है सो आप वॉकिंग नहीं कराओगे, बिकॉज वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज. यू हैव टू एडवाइज मदर कि आप सेफ्टी से वॉकिंग करो, बट कीप वॉकिंग बिकॉज वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर मदर्स. उससे मस्कुलर एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, इजीली मदर फटिक भी नहीं हो जाएगी, स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा. एंड जो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में इंक्रीज होती है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, तो मदर को प्रॉब्लम ना हो. फिर रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से पेल्विक जॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे और उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे. सो व्हेन डिलीवरी हैपेंस तो मदर इजीली वाइडन अप कर सके पेल्विस और बेबी वहां से पास हो सके. सो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से एकदम वो रिलैक्स हो जाएगा. देन अम्बलिक एब्डोमेन का मसल्स, एब्डोमेन के मसल्स कैसे हो जाएंगे? हाँ, लूज ना डेंसिटी लूज ना पाए तो दैट हैपेंस. एब्डोमिनल वॉल स्ट्रेच होगी बट उसकी टोनिसिटी लॉस्ट नहीं होगी. सो इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रेक्शन एंड पोस्टपार्टम के वक्त वो रिवर्स बैक हो जाएंगे. अगर टोनिसिटी चली गई तो इजीली वो रिवर्स बैक हो पाएंगे. आपने देखा होगा कि जो मल्टीपारा होती है जो फीमेल्स, उनका एब्डोमेन थोड़ा बॉगी रहता है. क्यों?
बिकॉज इतनी बार प्रेग्नेंट होके इतनी बार एब्डोमेन स्ट्रेच हुआ है, बहुत बार, सो इसीलिए उनकी टोनिसिटी थोड़ी चली गई है. सो आफ्टर डिलीवरिंग दिस मच ऑफ किड्स, उसके एब्डोमेन की मसल्स थोड़े टोनिसिटी चली जाती है. सो एग्जैक्टली वो नॉर्मल नहीं हो पाता, जैसे कि पैरा और वैसी मदर्स होती है उसमें होता है, वैसा नहीं होगा. हैव यू एवर सीन? तो नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एब्डोमिनल मसल्स है वो स्ट्रेच होते हैं, बट उनकी टोनिसिटी नहीं चली जाती. एंड पोस्टपार्टम में फिर से वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं. अम्बिलिकस कैसी हो जाएगी? Protrude. फ्लैट हो जाएगी या फिर प्रोट्रूड होगी, इट डिपेंड्स. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? हाँ, यूट्रस बाहर आ जाता है, ग्रो होता है, उसकी वजह से फॉरवर्ड पुल होता है पेल्विस का, बोनी पेल्विस बाहर आता है, लंबोसेक्रेटल कर्व प्रोमिनेंट हो जाएगी, उसकी वजह से फीमेल को एक प्रॉब्लम होगी, दैट इज बैक पेन. हाँ, सो यू हैव टू टेल द मदर कि आपको ऐसे मेजर्स लेने हैं कि बैक पेन भी ना हो, और ये आपका जो पोस्चर चेंज हो गया उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी, गेट भी चेंज हो जाएगा, तो आपको सेफ्टी भी ध्यान में रखनी है. सो यू हैव टू टीच द क्लाइंट कि कैसे सेफ्टी रखनी है और कैसे बैक एक को प्रिवेंट करना है. सेंसरी ऑर्गन्स में क्या चेंजेस होंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, why you are not answering? corneal edema. हाँ, कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा. कॉर्निया कहाँ पर है? There is a covering on iris pupil, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है. सो दैट इज कॉर्निया. वहां पर एडिमा हो जाएगा तो जो भी फीमेल्स लेंस पहनती है उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा. ईयर्स में क्या चेंजेस होंगे? बाय वैक्स नहीं, म्यूकस. वैक्स कहाँ पर होगा? ऑडिटरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. सो स्टेशन ट्यूब है, वहां पर म्यूकस अक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से मदर को लाइक ब्लॉक्ड फील होगा और टेम्पररी हियरिंग लॉस होगा. वो एक्सेसिव म्यूकस कहाँ से आया? व्हाट उसका रीजन का क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Estrogen. ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है. देन साइकोलॉजिकल चेंजेस हमने देखे थे. सो फर्स्ट वाज Ambivalence. एम्बिवलेंस. व्हाट इज दैट? Mixed feeling. Mixed feeling. They are happy as well as sad. Happy क्यों है? Because they want to be pregnant. So plan की थी pregnancy इसीलिए. But what is the other conflict? पार्टनर को क्या फील होगा कि एक तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी जो वाइफ है उसका अटेंशन भी डिवाइड हो जाएगा. सो ये एक प्रॉब्लम पार्टनर को सताएगा. मदर को क्या सताएगा कि वो गुड पेरेंट बन पाएगी, इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, सो रोल चेंजेस हो जाएंगे. सो देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग, सो इट इज कॉल्ड एज एम्बिवलेंस. नेक्स्ट इज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Acceptance. एक्सेप्टेंस. तो क्या होगा उसमें? ओके, बट सिंपली ऐसे प्रेग्नेंट हो गए, सो नाउ दे आर एक्सेप्टिंग द बेबी. No. तो क्या होता है? देर आर सर्टेन डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. विच आर दे? विच आर दे? आई डोंट थिंक यू हैव रेड. आपने कल पढ़ा नहीं है? पढ़ा नहीं था घर पे? First is accepting the pregnancy. Second is identifying with the parenting role. Parenting role. Third is solidifying the relationship with partner. Fourth is establishing a relationship with the unborn infant. And last is preparing for birth experience. ये सारे tasks अगर complete होंगे, so there will be a positive parental role adaptation. अगर ये नहीं होगा, इसमें से एक भी डेवलपमेंटल टास्क फुलफिल नहीं होगा, so there will be negative parental role adaptation. So there will be no any acceptance. Understood?
Yes or no? Yes. Yes. हाँ. Next is Emotional ability. emotional lability. उसमें क्या हो? You have to speak online students. Offline students से बोलेंगे आपको बोलना है. जब तक आप आंसर नहीं करोगे, I will not go forward. ઇમોશનલ ચેન્જીસ કોમન હોય બટ એમને એવું લાગે કે એબનોર્મલ. हाँ, इमोशनल एक्सट्रीम इमोशनल चेंजेस होते हैं. इमोशनल स्टेट सडनली चेंज होता है. सो दिस इज नॉर्मल. बट फीमेल को ऐसा लगेगा कि दिस आर एबनॉर्मल्स और व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस. नेक्स्ट साइकोलॉजिकल चेंज दैट हैपन इज Body image changes. बॉडी इमेज चेंजेस. सो ये सारी जो फिजिकल चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से मदर के बॉडी इमेज पर इम्पैक्ट पड़ता है एंड द मदर परसीव्स दैट चेंज एज अ પોઝિટિવ ઓર મે બી Positive or negative. हाँ, पॉजिटिव भी ले सकती है, नेगेटिव भी लेगी. अगर नेगेटिव लेगी सो दैट इज नॉट गुड फॉर हर. नॉर्मली उसको पॉजिटिव ही लेना है, बट नॉट एवरी फीमेल टेक इट पॉजिटिव और परसीव इट एज अ पॉजिटिव. लास्ट साइकोलॉजिकल चेंज दैट इज Relation with Relationship fetus. with रिलेशनशिप विद फीटस. सो कैसे होगा उसमें? फर्स्ट फीमेल जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है, शी स्टार्ट्स टू डे ड्रीम कि मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा करूंगी, आई विल बी अ पेरेंट लाइक दिस, मैं ऐसे उसको ट्रीट करूंगी. जो क्वालिटीज है, बेबी कैसा होगा, सब कुछ डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देती है. देन इनिशियली शी विल एक्सेप्ट कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट. यस, आई एम एक्चुअली प्रेग्नेंट. ऐसे एक्सेप्ट करेगी. सेकेंड क्या करेगी? ग्रोथ रेंज तो कोई ऐसे फीचर्स में डिस्टिंक्टली जो से सेल्फ करता है, हाँ. पर्सन है ना सेल्फ करवाना चाहिए. And she will feel responsible कि I have to nurture this person who is growing inside my womb. So female ऐसा accept करेगी कि ये जो fetus है वो एक अलग person है और मेरे अंदर grow हो रहा है, so मुझे उसको nurture करना है. And last finally she will be prepared रियलिस्टिकली कि हाँ मुझे अभी प्रिपेयर होना है बर्थ के लिए, पेरेंटिंग के लिए. जो भी बेबी बॉर्न होगा उसको पेरेंटिंग देने के लिए वो रियलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाएगी. नेक्स्ट हमने डिस्कम्फर्ट देखे थे. सो फर्स्ट डिस्कम्फर्ट वाज नोजिया एंड वॉमिटिंग. नोजिया एंड वॉमिटिंग. कब होता है? फर्स्ट first ट्राइमेस्टर. trimester and Second subside by trimester third में month. सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा. No. નો. अगर होगा तो it indicates something is problematic. So you have to notify the PSCP. वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे कि क्यों हो रहा है. देन अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो देन इट्स ओके. बट नॉर्मली आइडियली वो थर्ड मंथ पे सबसाइड होना स्टार्ट हो जाता है. सो ओनली फर्स्ट 3 मंथ्स में ही उसको नोजिया वॉमिटिंग होगा. क्यों होता है? Increase HCG. Yes, the main reason is increased HCG, human chorionic gonadotrophin hormone. अब क्या करोगे, क्या एडवाइस दोगे? फीमेल को इंटरवेंशंस क्या करनी चाहिए? Eating small, frequent, low-fat meals during day. ड्राई क्रैकर्स करोगे. एडवाइस करोगे कि उठकर तुरंत ब्रश नहीं करना है. जैसे आपने बोला कि स्मॉल फ्रीक्वेंट लेना है मील्स, लो फैट वाली मील्स लेनी है, लार्ज मील्स नहीं लेनी है. एंड फैटी फूड्स एंड स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने हैं. देन sucking hard candies. Okay, online students will speak now. Drinking liquid between the meal rather than at the meal. खाते खाते पानी नहीं पीना है, बट 2 मील्स के बीच में वो पानी ले सकती है. Eating सोने से snacks at bedtime. हाँ, प्रोटीन स्नैक्स एट बेड टाइम. प्रोटीन वाला स्नैक कुछ लेना है सोने से पहले. देन
taking antiemetics medication as prescribed. हाँ, एंटीएमेटिक्स खुद से नहीं लेनी है, प्रिस्क्राइब की है तो ही लेनी है। हर्बल मेडिसिन खुद से ले सकती है फीमेल? No. नो, No. वो भी पूछना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस और थेरापी फीमेल्स कर सकती है खुद से? No. नो, वो पूछना पड़ेगा कि वेदर इट इज सेफ फॉर द बेबी एंड मदर और नॉट। और व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? प्रेग्नेंसी में जो क्या कोई अदर मॉडलिटी यूज करो। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? We have to ask her about the OTC medication that she is taking vitamins or anything. यस, अदर देन ओटीसी। दूसरा क्या पूछोगे? एनी हर्बल प्रिपरेशंस एंड एनी कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरापी इज शी टेकिंग और नॉट। तो ये सारी चीजें उसको पूछनी है कि कोई केम थेरापी, ओटीसी ड्रग्स, हर्बल प्रिपरेशंस आप कुछ भी ले रहे हो या नहीं। सो ये आपको पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट इज Syncope. सिनकोप। कब होगा? First trimester. हाँ, सिनकोप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस की वजह से हो रहा है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों हो रहा है? ड्यू टू Supine hypotension. सुपाइन हाइपोटेंशन। यस। सो रीजंस हमें देखे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, अनीमिया हुआ है, फटीग एंड पोजीशन चेंजेस हो रहे हैं, लाइंग सुपाइन, ये सारे रीजंस है सिनकोप के। आप मदर को क्या एडवाइस करोगे? Sitting with feet elevated. हाँ, और दूसरा फॉल रिस्क है तो स्लो पोजीशन Change चेंज करना position है। slowly. सुपाइन से सीटिंग में आ रहे हो तो धीरे आओ, पहले थोड़ी देर बैठो, अगर चक्कर नहीं आ रहे देन यू शुड गेट अप। ऐसे तुरंत बैठकर खड़ा नहीं हो जाना है। सो स्लो पोजीशन चेंज करने हैं। देन व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Avoid to You have to avoid the, you have to teach the mother to avoid supine position। रात को सोते वक्त supine position में नहीं सोना है। The reason is supine hypotension, and वो क्यों होता है? pressure of the uterus and प्रेशर anterior ऑन vena cava. इंटीरियर वीना केवा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट इज ओके फाइन, वहां पर चलो प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं सो सकती फीमेल। देन नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट इज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। कब होगी? First and third trimester. फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। क्यों? Pressure of सेंसिटिव। the uterus and the bladder. यस, ब्लैडर सेंसिटिव हो जाता है और प्रेशर ऑफ यूट्रस की वजह से ये होता है। तो इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? इवनिंग के बाद। हाँ हाँ। नेचुरल डाययूरेटिक्स कॉफी and caffeine intake को छोड़ो। Another diuretics, natural diuretics are watermelon and lemon. Coffee, Okay. tea, watermelon. Yes. So no less than 2000 ml in a day. पूरे दिन में 2 लीटर से कम तो पानी नहीं पीना है। इवनिंग के बाद फ्लूइड इंटेक कम कर दो कि नॉक्चूरिया ना हो। फिर नेचुरल डाययूरेटिक्स है लाइक कैफिनेटेड कॉफी, टी, अदर थिंग्स आर वाटरमेलन एंड लेमन, ये सब कम लेना है। देन Sideline position. Avoiding regular intervals. यस, साइडलाइन पोजीशन लेनी है। द रैशनल इज तो हाँ हाँ, पोजीशन से ब्लैडर पर भी प्रेशर हो सकता है। सो दैट इज व्हाई साइलेंट पोजीशन इज गुड। रेगुलर इंटरवल पर अवॉइडिंग करना है कि ऐसी इमरजेंसी में अर्जेंसी ना हो एंड फॉल रिस्क ना हो। पेरिनियल पैड्स भी फीमेल पहन सकती है अगर उसको जरूरत लगे तो। एंड कीगल एक्सरसाइज कर सकती है टू स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल्स। यस। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट टेंडरनेस। कब होता है? इन ऑल 3 ट्राइमेस्टर। क्यों होता है? इंक्रीज Increase एस्ट्रोजन level एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। progesterone. क्या कहोगे आप मदर को? इंटरवेंशंस क्या लोगे?
supportive Wearing supportive bra, avoiding use of soap on nipples and areola. यस Areola, सपोर्टिव ब्रा एंड सोप्स अवॉइड करने हैं निपल्स और एरियोला पर बिकॉज वो स्किन ड्राई हो जाएगी. नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट इज increase इंक्रीज vaginal वजाइनल discharge. डिस्चार्ज. कब होगा? फर्स्ट से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक, Third तीनों month. ट्राइमेस्टर क्यों होता है? बिकॉज हाँ वजाइनल वॉल में चेंजेस हुए हैं, वजाइनल वॉल हाइपरट्रॉफिक ठीक हो गई है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ गया है एंड द रीजन फॉर दिस इज एस्ट्रोजन. यस एस्ट्रोजन की वजह से हुआ है. सो इंटरवेंशन क्या करोगे? हाँ हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर क्लीनिंग टेक्निक्स यूज करनी है. देन यस अवॉइड डॉशिंग. डॉशिंग नहीं करना है, वॉश नहीं करना है. वी कैन ऑल्सो एडवाइज द फीमेल्स कि ऐसे अलग अलग कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स है वो भी यूज नहीं करने हैं. देन कॉटन अंडरवेयर यूज करनी है. एंड कुछ भी साइंस लगते हैं आपको इन्फेक्शन के तो तुरंत पीएचसीपी को इन्फॉर्म करो. देन नेक्स्ट इज नेजल स्टीफनेस. कब होगा? फर्स्ट से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक. क्यों होता है? Increase एस्ट्रोजन की वजह estrogen. से हाँ एडिमा हो जाएगा, म्यूकस प्लग हो जाएगा, पूरा नेजल अंदर से ड्राई हो जाएगा. आपको जब कोल्ड फ्लू होता है तब ऐसे ड्राई आउट हो जाता है, तब सांस भी लेते हो तो कैसे आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो ऐसा होगा. तो इंटरवेंशन क्या करोगे? ह्यूमिडिफायर यूज करना है घर में. एंड ब्लॉक हो गया है तो स्प्रेज यूज करना है. Avoid use of Avoid the use of medicated sprays, nasal sprays और antihistamines नहीं लेना है. अगर लेना है तो normal कंसल्ट saline. करो पीएचसीपी को. पहले कंसल्ट करो फिर ले सकते हो. ऐसा नहीं कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. पीएचसीपी से पूछे बिना लेना इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. तो अगर आपको लेना है तो आस्क द पीएचसीपी, कंसल्ट विद देम. एंड अदर थिंग, अगर आपको ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ऑल्टरनेटिव मेथड इज नॉर्मल सलाइन वाले ड्रॉप्स यूज कर सकते हो या स्प्रे यूज कर सकते हो कि इसमें पीएचसीपी का कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. उसमें कुछ भी हार्म नहीं होगा. देयर इज नो एनी मेडिकेशंस. नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट इज फटीग. Fatigue. कब होगा? First and third trimester. फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके क्यों होता है? ड्यू टू दिस हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल दिस थिंग्स. इंटरवेंशंस क्या करोगे? हाँ फ्रीक्वेंट रेस्ट करना है. वर्क एक्टिविटीज के बीच बीच में आप रेस्ट अरेंज कर सकते हो, फीमेल को बोल सकते हो. देन स्टिमुलेंट ड्रिंक्स फूड्स ऐसे नहीं खाने हैं. देन करेक्ट पोस्चर Eating यूज well and करना है. यस. देन well balanced diet eat करवाना. हाँ रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते ही रहना है. अगर वो एक्सरसाइज बंद कर देगी फीमेल तो उसको ज्यादा फटीग होगा. देन वेल बैलेंस डाइट लेना है एंड रेगुलर एक्सरसाइज हमने देख लिया. नेक्स्ट इज हार्ड वन दैट वी विल सी लेटर. एंकल एडिमा. एंकल एडिमा कब होगा? सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. क्यों होता है? स्टेसिस. ब्लड पूल याद रख सकते हो. वीनस स्टेसिस हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाता है और वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. कहाँ पर? अबव द यूट्रस, below the uterus. बिलो द यूट्रस. यूट्रस यहाँ पर ग्रो हो रहा है तो नीचे वीनस प्रेशर ज्यादा है. तो इंटरवेंशन क्या करोगे? एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार. ज्यादा तो अगर उसको करना है तो दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट 2 बार तो जब भी वो रेस्ट कर रही है तो लेग एलिवेट करना है सो वीनस रिटर्न प्रमोट हो. देन साइडलाइन पोजीशन में सोना है. देन हाँ स्टॉकिंग्स यूज करने हैं. देन यस लॉन्ग पीरियड पर सिटिंग एंड स्टैंडिंग अवॉइड करना है. ऐसा नहीं कि बैठ नहीं सकती, स्टैंड नहीं कर सकती, बट बहुत लंबे टाइम तक बैठे नहीं रहना है, खड़े नहीं रहना है. एंड Drinking Yes. ample amount of fluid. एम्पल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कि जिससे सर्कुलेशन अच्छा रहे. देन नेक्स्ट इज
वेरिकोज वेन्स कब होगा? सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। देन क्यों होता है? हमने अभी आगे ही देखा कि नीचे यूट्रस के नीचे वीनस प्रेशर बहुत ज्यादा था, वीनस स्टेसिस था, तो ये सारी ब्लड चीजों की कूलिंग वजह ना લીધે हाँ, सो वीनस कंजेशन हो गया, तो प्रेशर सारा ब्लड का कहाँ पड़ेगा? वेन्स पर ही पड़ेगा, तो वेन्स की वॉल्स एकदम वीक हो जाएगी, उसके वाल्व्स वीक हो जाएंगे, सो वेरिकोज वेन हो जाता है। व्हाट इज वेरिकोज वेन्स? enlarge and tortuous vein. Yes, enlarge and tortuous veins. And अगर वेरिकोज वेन हो जाएगा, ब्लड पुलिंग होगा, so there is the risk of Thrombus formation. थ्रोम्बस फॉर्मेशन। और अगर थ्रोम्बस के साथ इन्फ्लामेशन भी फ्री में हो गया तो Thrombophlebitis. Yes, so it can occur, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत रेयर है बट हो सकता है। तो इंटरवेंशन क्या करोगे आप? मदर को क्या बोलोगे? यही सपोर्टिव स्टॉकिंग स्टॉकिंग्स पहनने हैं। देन Elevated elevate the feet feet when when sitting. sitting. जैसे ही बैठते हो तो सामने दूसरी चेयर या टेबल रखे, फीट एलिवेट करके रखना है, डेंगल करके नहीं रखने हैं। देन हाँ, लेग एक्सरसाइज करनी है, क्रॉसिंग ऑफ द लेग्स अवॉइड करना है। देन लंबे टाइम तक सीटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहना है, और अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो क्या कर सकते हो? हाँ, चलते रहना है, मूवमेंट करते रहना है, एक जगह पर खड़े नहीं रहना है। देन यस, फ्लाइंग अवॉइड करना है, एयरप्लेन जर्नी अवॉइड करनी है, बिकॉज उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहना पड़ेगा और आप लेग भी एलिवेट नहीं कर पाओगे। अनदर थिंग, नी हाई स्टॉकिंग अवॉइड करवाना। हाई नी हाई स्टॉकिंग्स, बहुत टाइट जो होता है स्टॉकिंग्स, वैसे कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग भी नहीं पहन सकती, ऐसे टाइट लेगिंग्स है, जीन्स है, ऐसा कुछ भी जो कंस्ट्रिक्टिव है ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है। सो ये सब आप अब टीच करोगे। नेक्स्ट इज हेडेक। हेडेक कब होगा? First trimester is not harmful, but when it occurs in second or third trimester, it will be investigated. यस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेडेक होगा बट वो बिनाइन होगा, हार्मफुल भी नहीं होगा बट कंसिस्टेंटली होता रहेगा। बट इफ इट स्टिल हैपनिंग इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सो इट नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। क्यों हो रहा है वो देखना पड़ेगा। नॉर्मली हो रहा है तो दैट इज फाइन, बिकॉज सारे पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है, तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फिर देखेंगे, रूल आउट करेंगे कि ये नॉर्मल है या ये अबनॉर्मल है, बट उसको देखना पड़ेगा। द मदर कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दैट हेडेक इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। क्यों होता है? Blood volume and Changes in blood हार्मोनल volume. चेंजेस, ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ है, वेस्कुलर टोन चेंज हो गया है, सो इंटरवेंशन क्या कर सकती है मदर? Changing Changing position position. slowly. चेंज पोजिशन स्लोली। कोल्ड क्लोथ कहाँ पर अप्लाई करना है? यस, फोरहेड, Forehead, breast. नेक में, बेस ऑफ द नेक है वहां पर अप्लाई करना है। देन Eating small स्मॉल salty snack. सॉल्टी स्नैक, बहुत ज्यादा एक्सेसिव भी नहीं लेने, थोड़े थोड़े सॉल्टी स्नैक्स लेने हैं। एंड हाँ, प्रिस्क्राइब की है तभी एसिटामिनोफेन लेनी है, डायरेक्टली ऐसे हेडेक हो रहा है तो लगाओ एसिटामिनोफेन ले ले, डोंट डू दैट। ओके, एनी डाउट टिल दिस? No. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हार्टबर्न। हार्टबर्न कब होता है? सो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। क्यों होता है? सो रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल, डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, esophageal reflux and displacement of the stomach by enlarging uterus। हमने देखा था ऑलरेडी जीआई सिस्टम के फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कि हार्टबर्न, फ्लैचुलेंस, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है। एक तो यूट्रस के प्रेशर की वजह से जीआई मोटिलिटी भी कम हो गई है, तो स्टमक कंटेंट बढ़ा रहा है और उसकी वजह से इसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, एंड यूट्रस ग्रो हो रहा है तो उसकी वजह से स्टमक को भी थोड़ा डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। सो दिस ऑल आर रीजंस कंट्रीब्यूटिंग टू हार्टबर्न। इंटरवेंशंस क्या कर सकती है मदर? सो ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। एक तो स्टमक की कैपेसिटी अभी कम हो गई है ड्यू टू एनलार्ज यूट्रस, इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होता है, सेकेंड और थर्ड में यूट्रस ज्यादा ग्रो हो गया है। सो उसको बोलना है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो इंस्टेड ऑफ 3 लार्ज मील्स। सिटिंग अपराइट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर मील। यस, खाने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स तक उसको अपराइट बैठना है। ड्रिंकिंग मिल्क बिटवीन मील्स, नॉट एट द मील्स। 2 मील्स के बीच में मिल्क लो तो हार्टबर्न में थोड़ा रिलीफ होगा। देन अवॉइडिंग फैटी एंड स्पाइसी फूड्स, बहुत ज्यादा
तला हुआ और स्पाइसी फूड नहीं लेना है। अवॉइड बेंडिंग ओवर और लाइंग फ्लैट, यस, खाने के बाद ऐसे बेंड डाउन नहीं होना है, आगे की तरफ नहीं झुकना है, तुरंत सो नहीं जाना है। वियरिंग लूज फिटिंग क्लोथ्स, जो ऐसे एब्डोमेन पर या फिर ऊपर की तरफ बहुत टाइट क्लोथ्स हो ऐसे नहीं पहनने हैं, या फिर जीन्स है तो भी एब्डोमेन पर बहुत टाइट हो, ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने हैं। टेकिंग डीप ब्रीथ्स एंड सिपिंग वाटर टू हेल्प रिलीव द बर्निंग सेंसेशन। अगर मदर को बर्निंग सेंसेशन हो रहा है पूरा यहाँ पर हार्ट बर्न की जगह, तो मदर क्या कर सकती है, डीप लेके थोड़ा रिलैक्स कर सकती है, या फिर सीप कर सकती है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे सीप करेगी तो उसको थोड़ा रिलीव हो जाएगा। Eliminating foods and fluids that stimulate the acid formation in stomach such as carbonated beverages, yes, ऐसे सारे फूड जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन बढ़ता है, ऐसा कोई भी फूड नहीं लेना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाएंगे उसमें, सीट्रस फूड आ जाएगा, कैफिनेटेड आ जाएगा, फिर ये स्पाइसी फूड, ये सारे फूड्स की वजह से एसिड सिक्रीशन बढ़ता है, तो ये सब अवॉइड करना है। अवॉइडिंग सिट्रस फ्रूट्स एंड जूस प्रोडक्ट्स, यस, जो भी सिट्रस फ्रूट्स है बहुत ही खट्टे हैं, उसकी वजह से भी एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, सो ऐसे फ्रूट्स भी अवॉइड करने हैं। अगर मदर को हार्ट बर्न हो रहा है तो उसके जूस भी अवॉइड करने हैं, चॉकलेट भी अवॉइड करनी है। पेपरमिंट if they increase the symptoms, normally peppermint is considered as a cool, but अगर उसको हो रहा है तो peppermint भी अवॉइड करना है। what is peppermint? what is peppermint? જે ચોક ગોળી આવે સકિંગ કરી આપણે એ? बट पेपरमिंट क्या है, वो फ्लेवर आती है उसमें, पेपरमिंट फ्लेवर की आती है। पॉपिंस आवे ने हाँ बट वो फ्लेवर की आती है, बट व्हाट इज पेपरमिंट? पेपरमिंट इज अ फ्लेवर, चलो चॉकलेट्स में और उसमें पेपरमिंट च्युइंगम और उसमें पेपरमिंट फ्लेवर होती है, बट पेपरमिंट क्या है? पेपरमिंट मीन्स मिंट, पुदीना होता है, दैट द हाइब्रिड ऑफ पुदीना, मिंट, दैट इज पेपरमिंट। सो पेपरमिंट भी अगर हार्ट बर्न होता है तो अवॉइड करना है, जिसमें भी पेपरमिंट है वो सब नहीं लेना है। Then consulting with PHCP about the use of antacids, अगर antacids यूज करने हैं एसिडिटी के लिए तो पहले PHCP को कंसल्ट करना है, खुद से डायरेक्टली एंटासिड्स नहीं लेने हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स मींस dilated veins at anus or rectum. So hemorrhoids usually occurs in second and third trimester. The logic is कि यूट्रस अभी ज्यादा ग्रो हो गया है, वीनस पर ज्यादा, वेन्स पर ज्यादा प्रेशर है, सो वेन्स एनलार्ज हो गई है वीनस प्रेशर की वजह से। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर ड्यू टू एनलार्ज यूट्रस एंड कॉन्स्टिपेशन भी हुआ था, तो ये दोनों रीजन की वजह से हेमरॉइड्स होते हैं इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। इंटरवेंशंस क्या है? सो सोकिंग इन अ वार्म सीट्स बाथ, वार्म सीट्स बाथ में सोक लेना है, सीट्स बाथ लेना है इन शॉर्ट। सिटिंग ऑन अ सॉफ्ट पिलो और लाइंग ऑन अ साइड विथ हिप्स एलिवेटेड ऑन अ पिलो, यस। हेमरॉइड्स हो गए तो मदर को डिस्कम्फर्ट होगा बैठने में भी, सो आप क्या बोल सकते हो मदर को कि सॉफ्ट पिलो लेना है, उसके ऊपर बैठना है, या फिर जब भी आप बैठते हो तो आपको ऐसी पोजीशन में बैठना है कि अगर सामने कुछ बड़ी हाइट वाली चेयर या टेबल रख तो आपके हिप्स भी एलिवेटेड रहेंगे और सॉफ्ट पिलो पर रहेंगे, सो डायरेक्टली नीचे प्रेशर नहीं होगा। ईटिंग हाई फाइबर फूड एंड ड्रिंकिंग सफिशिएंट फ्लूइड टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। वी नो कि कॉन्स्टिपेशन इज द कॉज, सो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, हाई फाइबर फूड लेना है, सफिशिएंट फ्लूइड लेना है। वीनस प्रेशर तो अभी मदर डिक्रीज कर ही नहीं सकती बिकॉज यूट्रस थोड़ी ना अभी निकाल पाएगी, सो कॉन्स्टिपेशन एटलीस्ट वो कंट्रोल कर सकती है। इंक्रीजिंग एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, वॉकिंग करने से थोड़ा वीनस प्रेशर रिलीव होता है, सो ये सब एक्सरसाइज कर सकती है। देन वॉकिंग करने से कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होगा, सो मदर कैन डू ऑल दिस थिंग्स। Applying ointments, suppository and compresses as prescribed by PHCP. कोई भी ऑइंटमेंट लगानी है हेमरॉइड्स पर, सपोजिटरीज देनी है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए लैक्सेटिव्स लेने हैं, तो ये सारा PHCP को पूछ के लेना है, डायरेक्टली नहीं लेना है। Next is constipation. So constipation again occurs in second and third trimester. क्यों होता है? So due to increase in progesterone production, decrease
intestinal motility, displacement of the intestine, pressure of the uterus and taking iron supplements. ये सब तो हो रहा था, but iron supplements की वजह से भी we know कि side effect of iron is constipation. So what are the interventions? क्या करोगे? So tell me, interventions क्या करोगे constipation के लिए? High fiber food, fluid, then plenty of liquids, Mobility मतलब movement करो. हाँ, Amputation. exercise और movement, then walking, liquids, yes. Liquid diet, अच्छे से liquid लेना है. Okay, so we know all these things. तो खुद से लेना है, रेसिपी से पूछ के. Okay, so eating high fiber food such as whole grains, fruits and vegetables, avoiding constipating food such as milk, cheese, ये सारे जो constipate कर सकते हैं वो चीज avoid करनी है. ड्रिंकिंग no less than 2 लीटर पर डे, 2 लीटर से कम नहीं पीना है. अगर कम लेगी तो कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो जाएगा. एक्सरसाइजिंग रेगुलरली सच एज डेली 20 मिनट वॉक, 20 मिनट का वॉक तो एटलीस्ट करना है उसको. कंसल्टिंग विद PHCP अबाउट इंटरवेंशन सच एज यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स, लैक्सेटिव और एनिमस. कुछ भी लेने से पहले PHCP को पूछना पड़ेगा. Using a foot rest during elimination to provide comfort and decrease the straining. Yes, जब भी फीमेल डेफिकेट करने के लिए जाती है, सो जो वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं वहां पर आगे फुट रेस्ट रखना है. सो लेग थोड़े एलिवेट हो जाएंगे, सो उसकी वजह से इजीली स्टूल पास हो जाएगा, कंफर्ट फील होगा. मदर को स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे बहुत स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा. ज्यादा स्ट्रेनिंग की वजह से हेमरोइड्स भी हो सकते हैं, सो वो अवॉइड करना है, फुट रेस्ट देना है. नेक्स्ट इज बैक एक. बैक एक कब होगा? So it happens in second and third trimester. It is caused by exaggerated lumbosacral curve. जो lumbosacral curve थी, lordosis जो हो गया था उसकी वजह से हो रहा है, and resulting from the enlarged uterus. वो lumbosacral curve exaggerated क्यों हुई है? Because uterus enlarged होके बाहर आ गया है. The risk of falls, teach to move about slowly. Yes, ये सारा जो पोस्टर चेंज हो गया उसकी वजह से फॉल रिस्क है. तो मदर को क्या बोलोगे? स्लोली मूव करो. इंटरवेंशंस बैक एक के लिए क्या करोगे? मदर को क्या बोलना है? तो हमने ऑलरेडी आगे डिस्कम्फर्ट में देखा था मस्क्यूलोस्केलेटल में कि आपको मदर को सिखाना है बैक एक मेजरिंग कंफर्ट. सो दिस आर द मेजर्स. सो पहले तो रेस्ट लेना है. बैक एक हो रहा है, सो ऐसे सो जाओ, रेस्ट कर लो. यूजिंग अ करेक्ट पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स. यस, जितना हो सके. आप भी कभी देखते हो कि आप अगर रॉन्ग पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हो तो आपको भी पेन हो रहा है. सो मदर का लंबोसैक्रल कर्व एग्जैगरेट हो गया है, तो मदर को बोलना है कि अच्छा करेक्ट पोस्चर मेंटेन करो, बॉडी मैकेनिक्स भी अच्छा यूज करो. अवॉइड लिफ्टिंग द हैवी ऑब्जेक्ट्स. हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट नहीं करना है. स्क्वाटिंग रेदर देन बेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट टू पिक अप द ऑब्जेक्ट्स. यस, क्या करना है मदर को? अगर कुछ गिर गया है तो ऐसे झुककर नहीं लेना है. झुकने जाएगी मदर तो गिर जाएगी. Instead of that, what mother can do? Squatting. So नीचे बैठ जाना है, knees bend करके बैठ जाना है squatting position में. When sitting, using foot supports, armrest and pillow behind the back. अगर चेयर में बैठी है मदर तो क्या करना है? नीचे फुट सपोर्ट रखना है, लाइक पैर कहाँ किसी पर भी ऐसे रख देना है लंबे करके सामने किसी चेयर पर, या नीचे कुछ स्टूल, छोटा स्टूल कुछ भी रखना है, बट फुट को सपोर्ट करना है. नेक्स्ट, ये जो आर्म रेस्ट होते हैं उस पर हाथ रखने हैं, एंड पीछे बिहाइंड द बैक एक पिलो रख सकती है मदर, तो पूरी ऐसे रिलैक्स होकर बैठ सकती है मदर. Wearing low heeled, comfortable and supportive shoes. Yes, हाई हील नहीं पहनना है मदर को, उससे और जो पोस्चर है वो खराब हो सकता है. सो लो हील एंड कंफर्टेबल सपोर्टिव शूज पहनने हैं. Performing pelvic tilt rock exercise and conscious relaxation exercise. You can see on this Google, pelvic tilt rock exercise मतलब दो तरह से होती है. एक बैठ कर की जाती है एंड एक लाइक नीज और आर्म्स पर ऐसे बेंड होकर जो लेग है वो एक्सटेंड करके pelvic tilt rock exercise की जाती है. You can search it on Google कि what is pelvic tilt rock exercise. और अगर बैठी है मदर तो ऐसे डीप ब्रीथिंग करके रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी कर सकती है. स्लीपिंग ऑन अ फर्म मैट्रेस. यस, जो भी मैट्रेस है वो फर्म होनी चाहिए. ऐसे लाइक बहुत ही सॉफ्ट मैट्रेस होगी तो वो जैसी मदर की बॉडी का है वैसे ही वो कंप्रेस हो जाएगी और उसको अच्छा फील नहीं होगा. तो थोड़ी फर्म मैट्रेस पर सोना है. परफॉर्मिंग टेलर सीटिंग एक्सरसाइज. यस,
टेलर सीटिंग एक्सरसाइज कर सकती है, जैसे हम बैठकर वो बटरफ्लाई पोस्चर जो करते हैं, लेग्स को ऐसे ज्वाइंट करके ओपन क्लोज करते हैं, सो दैट इज टेलर सीटिंग एक्सरसाइज। बटरफ्लाई पोस्चर, बटरफ्लाई एक्सरसाइज को भी टेलर सीटिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। सो मदर वो भी कर सकती है। सो दिस आर द इंटरवेंशंस टू रिलीव बैकएक। नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट इज लेग क्रैम्प्स। लेग क्रैम्प्स कब होते हैं? सो इट यूजुअली अकर्स इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। क्यों होता है? सो ड्यू टू रिजल्ट फ्रॉम एन ऑल्टर calcium phosphorus balance and pressure of the uterus on the nerves from fatigue or from fatigue. So there are so many reasons. So पहला तो एक तो कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस ऑल्टर हो गया है, बिकॉज मदर को भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, फीटस को भी है। सो जो बैलेंस था वो एकदम डिसप्रपोर्शन हो गया है। सो उसकी वजह से लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं। यूट्रस का प्रेशर पड़ रहा है नर्व्स के ऊपर। सो नर्व जब भी कंप्रेस होती है, आपने देखा होगा कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड में अगर लंबर एरिया में नर्व कंप्रेस हो जाती है ड्यू टू हर्निएशन ऑफ डिस्क, तो फीमेल्स को कैसा पेन होता है? तो नर्व जब भी कंप्रेस हो जाती है ड्यू टू यूट्रस, पेन होता है। एंड फटीग की वजह से, थक लगने की वजह से भी वो उसको पेन होता रहेगा। सो इंटरवेंशंस क्या कर सकती है मदर? सो गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली वॉकिंग। रेगुलर एक्सरसाइज करती रहेगी तो थोड़ा लेग क्रैम्प्स कम होंगे। डॉर्सीफ्लेक्सिंग द फुट ऑफ द अफेक्टेड लेग। जो अफेक्टेड लेग है, जहां पर पेन हो रहा है, ऐसे लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो उसका डॉर्सीफ्लेक्शन करना है। व्हाट इज डॉर्सीफ्लेक्शन? दिस इज माय लेग, सो डॉर्सीफ्लेक्शन मींस upside. यस, अप साइड, ऐसे अपर साइड मूव करेगा तो ये जो सारे मसल्स है वो स्ट्रेच होंगे। अगर डाउनवर्ड मूव करता है तो दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। पर डॉर्सीफ्लेक्शन करना है इंक्रीजिंग कैल्शियम इनटेक, बिकॉज कैल्शियम डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई है। तो कैल्शियम इनटेक ले सकती है मदर। सो कैल्शियम की गोलियां लेगी मदर फॉर इंक्रीजिंग द कैल्शियम इनटेक। शी कैन टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स। Does mother can take calcium supplements or not? પીએચસીપીએ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી હોય તો લઈ શકીએ. ले सकती है, बट नॉट विदाउट पीएचसीपी प्रिस्क्रिप्शन। सो खुद से लेना है तो कैसे लेगी? मिल्क है, जहां पर भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स, नेचुरल फूड्स में जो कैल्शियम है वो ज्यादा खुद से ले सकती है। बट अगर उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने हैं तो उसके लिए पीएचसीपी की प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट लगेगी। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों होता है? सो रिजल्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन डायफ्राम ड्यू टू एनलार्ज यूट्रस। डायफ्राम पर प्रेशर पड़ रहा है, डायफ्राम ऊपर डिस्प्लेस हो गया है, लंग्स एक्सपांड नहीं हो रहे अच्छे से, तो थोड़ा थोड़ा मदर कुछ भी काम करेगी सांस फूल जाएगी, तो देयर विल बी अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इंटरवेंशंस क्या कर सकती है मदर? सो टेकिंग फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स, बिकॉज थोड़ा भी काम करेगी सांस फूल जाएगी, तो मदर को बोलना है कि फ्रीक्वेंटली रेस्ट पीरियड्स लेना है। कुछ काम करना है फिर रेस्ट करना है, कुछ काम करना है फिर रेस्ट करना है। सिटिंग एंड स्लीपिंग विद द हेड एलिवेटेड और ऑन द साइड। तो साइड लाइन पोजिशन में मदर सो सकती है, या फिर ऐसे रेस्ट करना है तो ऐसे करना है कि हेड थोड़ा एलिवेट हो, सो लंग्स को एक्सपांड होने की जगह अच्छे से मिल जाए। एंड अवॉइडिंग ओवर एक्सर्शन। कुछ भी ऐसा चीज नहीं करना है कि ओवर एक्सर्शन हो जाए, लाइक ज्यादा काम नहीं करना है कि आपको ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाए। सो दिस आर द इंटरवेंशंस फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर स्टडी करेंगे। रेडी? So let's study about the pregnancy risk factors. प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर मींस ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ सकता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। सो फर्स्ट इज एज। एज की वजह से, अगर एज अप्रोप्रिएट ना हो फीमेल की, तो उसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ सकता है। सो फर्स्ट इज द यंगर देन 20 years and older than 35 years are at risk of adverse पेरीनेटल आउटकम्स। अगर किसी फीमेल की एज 20 से कम है या 35 से ज्यादा है, तो उसकी प्रेगनेंसी में या फिर पेरीनेटल आउटकम्स में रिस्क होंगे। व्हाट इज पेरीनेटल? प्रीनेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल। एंटीनेटल इज प्रीनेटल। आपको ये यस, प्रीनेटल Pregnancy period.
प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल, ये सारा जो कंबाइन है, तीनों के तीन फेज है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर बर्थ, तीनों में रिस्क हो सकता है. सो मेक श्योर कि जो आइडियल एज है दैट इज बिटवीन 20 to 35 ईयर्स. 20 ईयर्स से कम होगी तो भी रिस्क ज्यादा है, 35 ईयर्स से ज्यादा होगी फीमेल तो भी रिस्क ज्यादा है. सेकेंड फैक्टर जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ सकता है दैट इज एडोलेसेंट प्रेगनेंसी. So factors that result in adolescent pregnancy includes early onset of menarche, sexual behavior in this age group, problems with family relationships, poverty and lack of knowledge of reproduction and birth control. क्यों adolescent pregnancy ज्यादा होती है? So the reason are first तो एक तो early onset of menarche हो गया हो तो ये एज ग्रुप में सेक्सुअल बिहेवियर ज्यादा होते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर. सो दिस इज द रीजन कि एडोलेसेंट प्रेगनेंसी हो सकती है. या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है. अनदर थिंग इज पोवर्टी. सो पोवर्टी की वजह से वो हाई रिस्क बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं. उनके पास नॉलेज भी नहीं है रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन या बर्थ कंट्रोल. सो ऑल दिस रीजंस लीड्स टू एडोलेसेंट प्रेगनेंसी. The major concern related to adolescent pregnancy include poor nutritional status. Yes, adolescent pregnancy में major हमारा concern क्या है? एक तो poor nutritional status. उनको वो पता नहीं है क्या healthy है baby के लिए, क्या unhealthy है. So poor nutritional status is the major concern. Next is emotional and behavioral difficulties. They are not mature enough. So emotional difficulties, behavioral difficulties आएगी, lack of support system. ऑलरेडी एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है तो देयर माइट बी चांसेस कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट ना करे. सो लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ. एडोलेसेंट प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ का रेशियो ज्यादा होता है. व्हाट इज स्टिल बर्थ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. बेबी डेड बनता है. हाँ, जो डिलीवर हो रहा है फीटस या बेबी वो डेड होगा बिकॉज उनको अच्छे से ग्रोथ हुआ ही नहीं है. एलबीडब्ल्यू इन्फेंट हो सकते हैं, चलो स्टिल बर्थ ना हो तो उनमें एलबीडब्ल्यू भी ज्यादा होगा. फीटल मोर्टालिटी इन शॉर्ट ज्यादा होती है. सीपीडी हो सकता है बिकॉज अभी जो एडोलेसेंट है उसका पेल्विस अच्छे से ग्रो ही नहीं हुआ है. सो सीपीडी हो सकता है. एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ बर्थिंग पेरेंट कॉम्प्लिकेशंस. ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स फीटस को ही होंगे, मदर को भी हो सकते हैं. जो बर्थिंग पेरेंट है उसको भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. कौन से सच एज हाइपरटेंशन, अनीमिया, प्रोलॉन्ग लेबर बहुत लंबा चलेगा एंड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. तो दिस आर द कंसर्न्स विद द एडोलेसेंट प्रेगनेंसी. दैट्स व्हाई वो हाई रिस्क हम कंसीडर करते हैं. The role of the nurse in reducing the risk and consequences of adolescent pregnancy is twofold. Being a nurse, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एडोलेसेंट प्रेगनेंसी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस? तो दो चीजें करनी है. फर्स्ट इज टू एनकरेज अर्ली एंड कंटिन्यूड प्रीनेटल केयर. अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, कोई एडोलेसेंट है और प्रेग्नेंट हो गई है, तो पहला हमें क्या करना है? उसको एनकरेज करना है कि पूरी कंटिन्यू प्रीनेटल केयर रहे. ऑलवेज हर महीने वो डॉक्टर्स को विजिट करने के लिए आए, अच्छे से प्रीनेटल केयर, वो कंटिन्यू प्रीनेटल केयर ले. सेकेंड थिंग, to refer the adolescent if necessary for appropriate assistance which can help counter the effect of negative socio-economic environment on the pregnancy. Yes, आपको लगता है कि ये adolescent जो फीमेल है, तो अगर उसको लगता है आपको कि इसको मुझे किसी को रिफर करना होगा तो तुरंत रिफर कर दो. बिकॉज एक तो वो एडोलेसेंट है, अभी वो अर्न नहीं कर रही होगी, फैमिली सपोर्ट नहीं है. सो लो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से उसको और उसके बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है. सो आप कहीं पे भी लाइक सोशल सर्विस पर भी कहीं पे भी उसको आपको लगता है कि मुझे रिफर करना चाहिए तो कर दो. डू नॉट डिले दिस थिंग. सो ये दो चीज से आप जितना हो सके उतना कॉन्सिक्वेंसेस और रिस्क एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हो. Next, adolescent may experience loneliness related to body image changes and may have a potential for interruption of school progress related to non-attendance at school. हमने देखा था साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में कि बॉडी इमेज चेंजेस को वो पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकती है. सो मेजॉरिटी ऑफ एडोलेसेंट फीमेल उसको नेगेटिव ही लेती है बिकॉज उनके लिए उनकी बॉडी इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बॉडी इमेज चेंजेस की वजह से वो लोनलीनेस और वो सब फील करती है. अनदर थिंग इज कि एडोलेसेंट एज में ही प्रेग्नेंट हो गई है, सो वो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं करेगी, देयर विल बी ड्रॉपिंग इन द स्कूल. सो उसका
जो स्कूल प्रोग्रेस है उसमें भी इंटरप्शन होगी, अच्छे से वो स्टडी भी नहीं कर पाएगी, एजुकेशन भी नहीं ले पाएगी, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है। सो एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज फॉर नॉर्मल, नेसेसरी फॉर नॉर्मल फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फीटस का ग्रोथ अच्छे से हो, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसके लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना ही चाहिए। न्यूट्रिशनल नीड्स आर डिटरमाइंड बाय द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड न्यूट्रिशन शुड सपोर्ट द रेकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस। यस, न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकेंड या थर्ड। तो जो भी उसके रेकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू द फीमेल वेट गेन, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना वेट गेन हुआ है तो इतना न्यूट्रिशन उसको चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस स्टेजेस। रेफरल टू अ डाइटिशियन मे बी नीडेड। यस, तो आप मदर को क्या कर सकते हो, डाइटिशियन के पास रिफर कर सकते हो। वो पूरा प्लान बना के देंगे कि आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके प्रेगनेंसी के मंथ के अकॉर्डिंग आपको इतना न्यूट्रिशन लेना चाहिए। दोज ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज should take folic acid supplements to prevent the neural tube defects and orofacial clefts in the fetus. जो भी चाइल्ड बियरिंग एज में है फीमेल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेग्नेंट फीमेल। चाइल्ड बियरिंग एज में होना मतलब फर्टाइल एज में होना। सो आफ्टर 20 years हर फीमेल को फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अगर वो पहले से ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ले रही है एंड अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, तो उसके बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ओरोफेशियल क्लेफ्ट्स ना हो, इसके लिए उसको लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में तो खास लेना है, बट चाइल्ड बियरिंग एज में भी फीमेल को फॉलिक एसिड लेना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज जेनेटिक कंसिडरेशन। यस, अगर जेनेटिक प्रॉब्लम होगा पेरेंट्स में तो उसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। सो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज सच एज डिफेक्टिव जीन और ट्रांसमिसिबल इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कैन लीड टू कंजेनाइटल एनोमलीज। अगर कोई मदर को या फादर को जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है, उनके जीन्स डिफेक्टिव है, या फिर कुछ ऐसा डिसऑर्डर है जो ट्रांसमिट हो सकता है, इनहेरिट हो सकता है, सो ऐसे डिसऑर्डर्स की वजह से बेबी में कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है। द नर्स शुड परफॉर्म अ जेनेटिक रिस्क असेसमेंट टू डिटरमाइन एन इनहेरिटेबल रिस्क। सो बीइंग अ नर्स हमें क्या करना है, पहले ही उनका असेसमेंट करना है। जेनेटिक स्क्रीनिंग हो जाता है पेरेंट्स का टू रूल आउट कि उनमें कोई लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। सो पहले से ही उसका असेसमेंट करना है, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपके बेबी को कितना रिस्क है। जस्ट एक बेसिक सिंपल एग्जांपल, अगर मदर भी थैलेसीमिया माइनर है, फादर भी थैलेसीमिया माइनर है, तो बेबी में वो इनहेरिट होने का रिस्क ज्यादा है। अगर मदर या फिर फादर कोई एक सिर्फ थैलेसीमिया माइनर है, दूसरा हेल्दी है, तो रिस्क क्या होगा, कम होगा। यस, कंपेयर टू प्रीवियस वन थोड़ा कम होगा। सो आप जेनेटिक स्क्रीनिंग असेसमेंट करके आपको पता चल जाएगा कि रिस्क कितना है बेबी को। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। अच्छी से हेल्थ केयर नहीं होगी तो भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। फेलियर टू सीक एंड ऑब्टेन प्रीनेटल केयर। अगर मदर अच्छे से प्रीनेटल केयर नहीं ले रही है, रेगुलर विजिट नहीं कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इज dental care also. It includes dental care increases the risk of preterm birth and low LBW weight. ये याद रखना है। when I was practicing UWorld मुझे ये क्वेश्चन आया था। there was an option, एक क्वेश्चन था, उसमें ऐसा था कि इसमें से फीमेल की पूरी हिस्ट्री दी थी कि दिस इज अ प्राइमी ग्रेविडा एंड ऑल दिस थिंग्स, पूरी हिस्ट्री दी थी और बोला था कि उसको एलबीडब्ल्यू वेट, एलबीडब्ल्यू वाला बेबी बॉर्न हुआ है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, जो भी हिस्ट्री दी है उसमें से कौन सा आपको स्टेटमेंट ऐसा लगा कि उसकी वजह से एलबीडब्ल्यू हो सकता है। एंड द आंसर वाज पेरिडोंटाइटिस। व्हाट इज दैट पेरिडोंटाइटिस, मतलब गम इन्फ्लेमेशन। गम इन्फ्लामेशन। सो अगर मदर की डेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम होगा, तो उसकी वजह से प्रीटर्म बर्थ या एलबीडब्ल्यू हो सकता है। ये चीज याद रखना। मेरा वो आंसर रॉन्ग हुआ था, पर तब से मुझे याद रह गया है कि ये याद रखना है कि अगर मदर की डेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो देयर इज अ रीजन कि बेबी है वो प्रीटर्म बॉर्न हो सकता है और एलबीडब्ल्यू वाला हो सकता है। तो ये याद रखना।
नेक्स्ट इज अब्यूज एंड वायलेंस। अगर मदर पर अब्यूज या वायलेंस हो रहा है तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है, हाई रिस्क हो जाएगी। सो फिजिकल अब्यूज एंड वायलेंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ अब्रप्शियो प्लासेंटा। अगर उसको फिजिकल अब्यूज किया जा रहा है फीमेल को या वायलेंस हो रहा है उसके साथ, तो अब्रप्शियो प्लासेंटा का रिस्क ज्यादा है। व्हाट इज अब्रप्शियो प्लासेंटा? Premature separation of placenta. हाँ, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा 9 मंथ बेबी डिलीवर होता है तब उसके बाद सेपरेट होता है, बट वो पहले सेपरेट हो गया है बिकॉज ऑफ फिजिकल वायलेंस, उसको इंजरी हुई है। प्रीटर्म बर्थ हो सकता है फिजिकल अब्यूज की वजह से, इन्फेक्शंस भी हो सकती है, एंड फ्रॉम अनवांटेड फोर्स सेक्स। अगर सेक्सुअल अब्यूज होगा तो उसकी वजह से मदर को इन्फेक्शन भी हो सकता है। On assessment, the nurse should ask the partner, if present, to leave the room because the client may want to disclose the experiences of abuse and may fear doing it in the partner's presence. अगर आपके पास वो फीमेल आती है रेगुलर प्रीनेटल विजिट के लिए और आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है और उसका पार्टनर आपके साथ प्रेजेंट है, नॉर्मली अभी क्या होता है कि फीमेल के साथ उसको उसके हस्बैंड को अलाउ किया जाता है इन सोनोग्राफी एंड ऑल दिस थिंग। तो आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो आपको उसके पार्टनर को बोलना है कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, आई हैव टू एग्जामिन योर वाइफ, बिकॉज वो उसके हस्बैंड के सामने डिस्क्लोज नहीं कर पाएगी कि उस पर अब्यूज हो रहा है। सो यू हैव टू डू दिस, उसके पार्टनर को बाहर भेजना है एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अब्यूज एंड वायलेंस। The nurse should assess for injuries to the breast, abdomen and genitals. Yes, आपको सब जगह पूरा फिजिकल असेसमेंट करना है कि कहाँ कहाँ पर इंजरी है, बट स्पेशली ब्रेस्ट पर है, एब्डोमेन पर है, जेनिटल्स पर है, कहीं पर भी इंजरी है तो आपको ये सब असेस करना होगा। नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशन। ऑब्वियसली अगर फीमेल को कुछ मेडिकल कंडीशन होगी तो उसकी वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो कॉन्करेंट मेडिकल कंडीशन सच एज but not limited to diabetes, hypertensive disorder or cardiac disorder increases the risk of complications during pregnancy. अगर मदर को कुछ मेडिकल इश्यूज है, इसमें एग्जांपल दिए हैं कि सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बट ये ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ ये ही डिजीज, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस। कोई भी मेडिकल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कुछ भी मेडिकल कंडीशन होगी मदर को तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाएगी। Next thing is German measles, also called as rubella. So infection in the birthing parent during first 8 weeks of gestation carries the highest rate of fetal infection and anomalies. अगर मदर को फर्स्ट 8 वीक्स में या मतलब फर्स्ट 2 महीने में अगर रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से फीटस है उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फीटल्स में कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है। सो ये रूबेला इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। दैट्स वाई प्रेगनेंसी के वक्त रूबेला टाइटर खास करते हैं। अगर मदर वैक्सीनेटेड नहीं है या फिर रूबेला टाइटर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो नेगेटिव आता है तो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते। हम क्या बोलते हैं मदर को, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो पहले देना है एंड वी हैव टू एडवाइज द मदर, व्हाट वी हैव टू एडवाइज द मदर अगर मदर रिसीव करती है रूबेला की वैक्सीन। 3 मंथ પછી કન્સીવ કરાવવાનો। 3 मंथ तक वो कंसीव नहीं कर सकती। अगर प्रेग्नेंट है तो पोस्टपोन करो। we cannot give रूबेला वैक्सीन, यस हम नहीं दे सकते। सो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है बिकॉज रूबेला की वजह से बेबी है उसमें कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकता है। नेक्स्ट इज एसटीआई। अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट इज HIV। अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। HIV is transmitted through blood, blood products and other body fluids such as urine, semen, vaginal secretion, and the virus is also transmitted through the exposure of infected secretions during birth and through the breast milk. ये सारी जगह से HIV बेबी तक जा सकता है। ब्लड के कांटेक्ट में आने से, ब्लड प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आने से, बॉडी फ्लूइड्स लाइक यूरिन, सीमेन, वजाइनल सिक्रीशन, सलाइवा से हो सकता है HIV ट्रांसमिट। सलाइवा से होगा? नो नो, सलाइवा से नहीं हो सकता। अगर
बेबी है, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बर्थ के वक्त अगर बेबी जो मदर के जो सिक्रीशन है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो भी उसको हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क से भी हो सकता है HIV ट्रांसमिट। Repeated exposure to the virus during pregnancy through unsafe sex practices or IV drug use can increase the risk of transmission to the fetus. Yes, अगर मदर को repeatedly HIV वायरस से वो एक्सपोज हो रही है by unsafe sexual practice, उसका पार्टनर पॉजिटिव है और दे आर नॉट यूजिंग सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, तो उसकी वजह से रिपीटेडली उसको एक्सपोजर हो रहा है, या फिर IV ड्रग यूजर है, मदर ड्रग अब्यूज कर रही है, सो ये रिपीटेडली एक्सपोजर की वजह से फीटस को ट्रांसमिट होने के रिस्क बहुत ज्यादा है। पेरीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ज़िडोव्यूडिन may be recommended to decrease the risk of transmission of HIV from birthing parent to fetus. Perinatal administration मतलब तीन प्रीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल। सो प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी अगर मदर को ज़िडोव्यूडिन ड्रग दिया जाए दैट इज फॉर HIV। सो अगर ये ड्रग मदर लेती रहे तो फीटस को ट्रांसमिट होने के रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज सब्सटेंस अब्यूज। अगर मदर सब्सटेंस अब्यूज कर रही है तो उसकी वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। सब्सटेंस अब्यूज थ्रेटन्स द नॉर्मल फीटल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल टर्म कंप्लीशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर कोई मदर सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, कोई भी सब्सटेंस, तो उसकी वजह से फीटल ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। एंड अनदर थिंग इज टर्म कंप्लीशन नहीं होगा, मतलब फुल टर्म डिलीवरी नहीं हो सकती, प्री टर्म होगी। Substance abuse places the pregnancy at risk for fetal growth restriction, abruptio placenta and fetal bradycardia. मदर सब्सटेंस अब्यूज कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या होगा, फीटस का ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अब्रप्शियो प्लासेंटा का भी रिस्क है एंड फीटल ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। Many substances cross the placenta. We know कि बहुत सारे substances है जो प्लासेंटा क्रॉस कर सकते हैं and it can be teratogenic. What is teratogenic? જે પ્લેસેન્ટાને ક્રોસ કરીને ફીટલને હાર્મ કરે ને એ Yes, those substances which can harm the fetus, so these are called as teratogenic substances. तो बहुत सारे substances ऐसे हैं जो प्लासेंटा क्रॉस कर सकते हैं and वो teratogenic है, like drugs है, tobacco, alcohol, medications, certain food such as raw fish, ये सब कुछ fetus को harm कर सकता है। So no OTC medication should be taken and no other substances such as psychoactive bath salts should be used unless prescribed by PHCP. So during pregnancy मदर को बोलना है कि कोई भी OTC ड्रग या कोई भी ऐसे अदर सब्सटेंसेस, साइकोएक्टिव बाथ सॉल्ट्स लाइक अब्यूज करने के लिए, सो ऐसा कुछ भी खुद से नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, अनलेस प्रिस्क्राइब बाय PHCP। मदर को कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो भी ऐसी मेडिसिन ऐसे खुद से नहीं लेनी है, पहले डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करो कि मेरी ये मेडिसिन चल रही है एंड आई एम प्रेग्नेंट, सो व्हाट शुड आई डू। सो ऐसा कुछ भी खुद से नहीं करना है। स्मोकिंग टबैको कैन रिजल्ट इन LBW, a higher incidence of birth defect एंड स्टिल बर्थ। अगर मदर स्मोक कर रही है तो उसकी वजह से LBW हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है बेबी में और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। फिजिकल साइंस ऑफ बर्थ अब्यूज, ड्रग अब्यूज। आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आई है वो ड्रग अब्यूज कर रही है? सो द साइंस आर कॉन्ट्रैक्टेड डायलेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स। जो भी सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग या तो प्यूपिल डायलेटेड होगी या तो कंस्ट्रिक्ट होगी। फटीग फील होगा मदर को। ट्रैक नीडल मार्क्स, अगर इंजेक्शन से कर रही है तो हाथ पर नीडल के मार्क्स होंगे। स्किन एब्सेसेस हो जाएंगे। इन्फ्लाम्ड नजल म्यूकोजा, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय द इंडिविजुअल बिकॉज वो ड्रग के इन्फ्लुएंस में है। सो ये सारी साइंस है जिससे आपको पता चल सकता है कि वो मदर है वो ड्रग अब्यूज कर रही है, सब्सटेंस अब्यूज कर रही है। Consumption of alcohol during pregnancy may lead to fetal alcohol syndrome. अगर मदर प्रेगनेंसी में अल्कोहल लेती है तो उसकी वजह से fetal alcohol syndrome होता है। क्या होगा उसमें? So it can cause jitteriness. Jitteriness means शेकिंग होगा। हाँ, बेबी बॉर्न होगा तो उसमें भी शेकिंग होना चालू होगा, बिकॉज जब तक वो मदर के वूम में था उसको अच्छे से रेगुलर अल्कोहल मिल रहा था।
अभी वो मदर के बाहर आ गया है, मदर अल्कोहल ले रही है पर बेबी को अभी उसकी आदत पड़ गई है, बेबी को अल्कोहल नहीं मिल रहा है, सो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं बेबी में, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। सो जिटरीनेस होगा, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है, ग्रोथ डेफिशिट भी हो सकता है न्यूबॉर्न में, सो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज वायरल हिपेटाइटिस, अगर मदर को हिपेटाइटिस इंफेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी के वक्त, तब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, उसके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है, पूरी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। सो वी विल स्टडी दिस वायरल हिपेटाइटिस इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 23। पीडियाट्रिक में भी हम पढ़ेंगे, एंड ऑलरेडी जीआई सिस्टम में हमने पढ़ लिया है व्हाट इज वायरल हिपेटाइटिस। ओके, सो दिस आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स, ये हमने सारे रिस्क फैक्टर्स देखे जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में या पोस्ट नेटल पीरियड में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? ओके, so now we are going to study about antepartum diagnostic testing. What is this? हेडिंग क्या सजेस्ट कर रहा है? एंटीपार्टम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जे हाँ, एंटीपार्टम मतलब डिलीवरी से पहले। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से आप ब्लड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट मदर पर कर सकते हो जो बेनिफिशियल है, आपको कुछ रूल आउट करने में पता चलेगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। You have to remember this red important point. The usual schedule for antepartum healthcare visit is every 4 weeks for first 28 to 32 weeks, every 2 weeks from 32 to 36 weeks, and every week from 36 to 40 weeks. मतलब क्या है कि मदर को, फीमेल को कितनी बार हॉस्पिटल में विजिट करनी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो every 4 weeks means every month हॉस्पिटल जाना होगा। कब तक जाना होगा? एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 28 to 32 वीक्स। मतलब 28 मतलब कितने मंथ होंगे? 7 to 7 to 8। हाँ, सो 7 से 8 महीने की प्रेगनेंसी में हर महीने फीमेल को हॉस्पिटल जाना होगा रेगुलर विजिट के लिए। नेक्स्ट 32 से 36 वीक मतलब 8 से 9 मंथ की प्रेगनेंसी में एवरी 15 डेज जाना होगा। 2 वीक मतलब एवरी 15 डेज। सो एवरी 15 डेज, जैसे ही 8 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, एवरी 15 डेज फीमेल को विजिट करना होगा हॉस्पिटल। एंड आफ्टर 36 એટલે 9 to 10 months, तो 36 वीक्स के बाद एवरी वीक जाना होगा, हर हफ्ते उसको चेकअप के लिए जाना होता है। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट 7 to 8 months हर मंथ चेकअप के लिए जाना है, 8 to 9 months एवरी 15 डेज चेकअप के लिए जाना है, एंड आफ्टर 9 months एवरी वीक चेकअप के लिए जाना है। Next, first blood test or first diagnostic test is blood type and RH factor. We know how much rhesus factor is important in pregnancy. तो ये आपको चेक करना होगा। So ABO typing is performed to determine the women's blood group in ABO antigen system. Blood grouping से आपको फीमेल का blood group पता चलेगा. So that is called as ABO typing. RH typing is done to determine the women's blood type in rhesus antigen system. That is, RH positive indicates the presence of antigen and RH negative indicates the absence of antigen. RH टाइपिंग से आपको क्या पता चलेगा कि फीमेल के अंदर, फीमेल के ब्लड के अंदर rhesus फैक्टर है या नहीं। अगर RH पॉजिटिव है उसका मतलब उसकी बॉडी में rhesus फैक्टर है, वो एंटीजन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A, B, O जो भी है वो पॉजिटिव होगा। एंड अगर RH फैक्टर नेगेटिव आया उसका मतलब कि उसकी बॉडी में rhesus एंटीजन नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? A, B और O नेगेटिव होगा। सो वी नो द कॉम्प्लिकेशन। RH इनकम्पेटिबिलिटी आपको पता है? व्हाट इज दैट RH इनकम्पेटिबिलिटी? RH નેગેટિવ મધર હોય RH પોઝિટિવ બેબી કન્સીવ, જેના લીધે પેલું એરિથ્રોબ્લાસ્ટોસિસ થઈ ગયું. हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। We will study this problem in further. आगे हम देखेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी, बट you should know कि अगर फीमेल RH नेगेटिव है एंड फीटस RH पॉजिटिव हो गया है, so there will be a problem. उससे प्रॉब्लम हो सकता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, that we will study further. If the client is RH negative and has a negative antibody screen, yes, अगर client
RH नेगेटिव है और नेगेटिव एंटीबॉडी स्क्रीनिंग हुआ है, द क्लाइंट विल नीड टू रिपीट एंटीबॉडी स्क्रीन एंड शुड रिसीव RHO-D, RHO-D immunoglobulin, that is also called as RHO-GAM, at 28 week of gestation. नेगेटिव एंटीबॉडी स्क्रीन मतलब जो हम वैक्सीन में करते हैं, सेम एंटीबॉडी स्क्रीनिंग नेगेटिव आया है, उसका मतलब कि उसकी बॉडी में रिसस फैक्टर नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ है, आपने किसी फीमेल का प्रेग्नेंट हो गई है, ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है एंड आपने उसका ब्लड ग्रुप चेक किया, RH टाइपिंग चेक किया और वो नेगेटिव आया, तो क्या करोगे आप? फिर से चेक करोगे फॉर कंफर्मेशन। एक बार में ही सीधा डायरेक्टली आपको जजमेंट नहीं लेना है, दूसरी बार फिर से चेक करोगे, रिपीट करोगे, फिर भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो यू विल कंफर्म कि हाँ वो मदर RH नेगेटिव ही है। एंड आपको क्या करना है, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पर इम्यूनोग्लोब्यूलिन देना है, दैट इज RHO-D इम्यूनोग्लोब्यूलिन, RHO-GAM भी उसको बोलते हैं। सो प्रेगनेंसी में 28 वीक ऑफ जेस्टेशन में आपको देना पड़ेगा। Next, the client will also require RHO-GAM within 72 hours after delivery if the RH positive infant is RH positive. हाँ, अगर बेबी डिलीवर हो गया है और बेबी RH पॉजिटिव था तो फिर से मदर को देना पड़ेगा ये RHO-GAM इम्यूनोग्लोब्यूलिन। कब दोगे? इमीडिएटली विदिन 72 आवर्स, डिलीवरी होने के 72 आवर्स में आपको देना पड़ेगा। RHO-GAM may also be prescribed following termination of pregnancy. Remember this thing also, such as following a miscarriage. डिलीवरी के बाद तो हम देते हैं, बट अगर कोई मदर का 28th वीक पहले से मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया या फिर इलेक्टिव टर्मिनेट करवाया है, उसने जानबूझ के अबॉर्ट करवाया है, तो आप RHO-GAM दोगे कि नहीं दोगे? RH नेगेटिव मदर थी, फीटस RH पॉजिटिव था, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी थी या कुछ था, तो उसको अबॉर्ट करना पड़ा या फिर नेचुरली अबॉर्ट हो गया, उसको नहीं करना था बट नेचुरली हो गया, चलो दोनों भी कंडीशन में, तो आप मदर को RHO-GAM दोगे कि नहीं दोगे? हाँ देंगे। देना पड़ेगा, वेदर इट इज अबॉर्टेड, मिसकैरेज हुआ है, इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया है, कुछ भी किया है, आपको देना पड़ेगा, RHO-GAM देना पड़ेगा। बिकॉज अबॉर्ट हुआ है तो भी there might be chances कि फीटल और मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन मिक्स हो और मदर में वो एंटीजेंस आ जाएंगे। सो अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हो जाएगी तो वो फीटस को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो सकता है, इसीलिए अगर अबॉर्शन भी होता है, नेचुरल डिलीवरी भी होती है, फिर भी आपको RHO-GAM तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, दैट इज रूबेला टाइटर। रूबेला टाइटर, if the client has negative titer, negative titer means उसकी बॉडी में, it indicates कि क्लाइंट वैक्सीनेटेड नहीं है, उसकी बॉडी में अगेंस्ट रूबेला कोई भी एंटीबॉडीज है ही नहीं। अगर वो वैक्सीनेटेड होती या फिर उसको पहले भी कभी इंफेक्शन हुआ होता तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती और एंटीबॉडीज मिलती, बट द टाइटर इज नेगेटिव। या फिर नेगेटिव ना लिखा हो, ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में, ऐसा लिखा हो कि अ फीमेल्स रूबेला टाइटर इज नेगेटिव, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। पर ऐसा लिखा हो कि इट इज लेस देन 1:8, तो भी समझना है कि वो नेगेटिव ही है। नॉर्मली रूबेला टाइटर 1:8 से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज 1:10, 11, 16, 30 ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट 1:8 से ज्यादा होना चाहिए। इफ इट इज 1:7, 1:6 मतलब लेस देन 1:8 है, तो उसका मतलब कि वो नेगेटिव है, उसकी बॉडी में रूबेला के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है। सो इट इंडिकेट्स द ससेप्टिबिलिटी टू रूबेला वायरस, उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है ही नहीं अगेंस्ट रूबेला। सो नेगेटिव टाइटर आया मतलब कभी भी वो फीमेल को रूबेला वायरस से इंफेक्शन हो सकता है, एंड द क्लाइंट शुड रिसीव द अप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन पोस्टपार्टम। वी नो प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते, सो पोस्टपार्टम जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तुरंत आपको उसको वैक्सीनाइज करना होगा, वैक्सीनेशन देना होगा, इम्यूनाइज करना होगा। अंडरस्टूड? तो ये याद रखना है, लेस देन 1:8 टाइटर हो तो उसको नेगेटिव ही बोलेंगे, और नेगेटिव लिखा है तो दैट इज फाइन। The client must be using effective birth control at the time of immunization and must be counseled not to become pregnant for first to 3 months after immunization. We know आपने वो क्लाइंट और वो कपल
प्रेग्नेंट होना चाहते थे, कंसीव करना चाहते थे, कंसीव करने से पहले इट इज एडवाइजेबल कि जब भी कंसीव करना हो उससे पहले रूबेला टेस्ट करवा लो। रूबेला टेस्ट करवा के अगर नेगेटिव आता है तो तुरंत इम्यूनाइजेशन ले लो, बिकॉज प्रेगनेंसी में आप करवाओगे तो प्रेगनेंसी में अगर नेगेटिव आया तो वैक्सीन तो दे नहीं पाएंगे डॉक्टर्स। तो इट इज एडवाइजेबल कि पहले ही उसका रूबेला टाइटर करवा लेना चाहिए। एंड अगर नेगेटिव आया है और आप इम्यूनाइज कर रहे हो तो आप मदर को क्या एडवाइस करोगे? मदर को क्या एडवाइस करोगे? अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर फर्स्ट टू 3 months, मतलब 3 month तक प्रेग्नेंट नहीं होना है। इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल यूज करो, कुछ भी करो, बट 3 महीने तक आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, एज स्पेसिफाइड बाय द PHCP। एंड टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ एनीवन हु इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। आपके घर में या आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन हो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसकी इम्यूनिटी डाउन है, ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में भी नहीं आना है। क्यों? The rationale behind this is, क्यों नहीं जा सकती? फीमेल को इन्फेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से तो एमने इन्फेक्शन लगवाने चांसेस। क्यों? तो मतलब नॉर्मली आप कभी भी वैक्सीन लेते हो तो वैक्सीन लेने के बाद दूसरों के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के पर्सन के आसपास नहीं जाना चाहिए। लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन है MMR, दैट इज लाइव वैक्सीन। रूबेला इज कंसिडर एज अ लाइव वैक्सीन। तो वो मदर लाइव वैक्सीन ले, इसीलिए तो उसको बोला है कि प्रेग्नेंट नहीं होना है। वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो वायरस लाइव है तो फीटस तक चला जाएगा, और फीटस में जाता है तो हमने ऑलरेडी देखा था कि मदर को प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाता है तो फीटस को एनोमलीज होती है। सो इसीलिए उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है। और जो भी आसपास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसके कांटेक्ट में आएगी तो उसको, वो पर्सन को रूबेला इन्फेक्शन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेल देम कि आप 3 months तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकते एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के आसपास नहीं जा सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। इफ रूबेला वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट द सेम टाइम एज रो डी इम्यून ग्लोब्यूलिन, इट मे नॉट बी इफेक्टिव। यस, अगर आपने रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, रो गेम दिया है और उसके साथ साथ रूबेला वैक्सीन दिया है तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहेगी, बिकॉज इम्यूनोग्लोब्यूलिन अटैक कर लेंगे उस पर। रूबेला वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड पोस्टपार्टम बिफोर डिस्चार्ज। यस, ये याद रखना है, डिस्चार्ज होने के बाद नहीं, उसको डिस्चार्ज करने से पहले आपको वैक्सीन देकर उसको डिस्चार्ज करना है। अगर प्रेगनेंसी वक्त पता चला कि उसने नहीं लिया है तो हम प्रेगनेंसी में तो दे नहीं सकते, आपको पोस्टपार्टम इम्यूनाइज करना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि डिस्चार्ज करने से पहले आप करते हो। ऐसा मत करना, एक क्वेश्चन ऐसा था कि 4 ऑप्शन थे कि कब आप एडवाइस करोगे। So you will tell the client to come after 2 days to get the vaccine, ऐसा बोल सकते हो आप क्लाइंट को? नहीं, डिस्चार्ज करने से पहले ही देकर उसको डिस्चार्ज करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि 2 दिन बाद लेने आना। Via subcutaneous route, if the titer is less than 1:8, inquire about the sensitivity to X. सेंसिटिव होगी तो वो एलर्जिक है तो उसको आप नहीं दे सकते। ऑल्टरनेटिव वेज यूज करने होंगे। इम्यूनोग्लोब्यूलिन से आपको चलाना पड़ेगा। सो अगर उसका टाइटर लेस देन 1:8 है तो आपको वैक्सीन देनी पड़ेगी डिस्चार्ज करने से पहले वाया सबक्यूटेनियस रूट। द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज रूबेला वैक्सीन इज नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये चीज याद रखना है, प्रेगनेंसी में यू कैन नॉट एडमिनिस्टर रूबेला वैक्सीन because the live attenuated virus may cross the placenta and present a risk to the developing fetus। वो लाइव है, फीटस तक चला जाएगा तो फीटस को इन्फेक्शन हो जाएगा, फीटस को एनोमलीज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव रूबेला वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, नेक्स्ट ब्लड टेस्ट दैट इज CBC, जो ऑलरेडी सब लोग करवाते हैं, प्रेगनेंसी में भी करवाना चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड सेल काउंट लेवल्स। सो ये चीज याद रखनी है, CBC हर प्रेग्नेंट वीमेन करवाती है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी WBC कैन बी स्लाइटली इंक्रीज। ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी में WBC थोड़े इंक्रीज होंगे। सो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक फीमेल है, उसके स्लाइट इंक्रीज हो गया है WBC, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज बाय द वे? 5 to 10,000। 5,000 to 10,000।
सो उससे स्लाइटली इंक्रीज हुआ है 11,000 जैसे कुछ हो गया है, सो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल. You do not have to take any interventions. This is absolutely normal. Leukocytosis can be normal finding in pregnancy. What is leukocytosis? Increase WBC. Increase WBC. So first point ही फिर से repeat किया है कि pregnancy में leukocytosis होना that is absolutely normal. Hemoglobin and hematocrit levels decline during gestation as a result of increased plasma volume. हमने already देखा था कि प्लाज्मा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो डाइल्यूशन की वजह से हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट लेवल कम होंगे इन प्रेगनेंसी. दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. A decrease in hemoglobin level less than 10 gram per deciliter or in the hematocrit level less than 30% indicates anemia. अगर मदर का हीमोग्लोबिन 10 से कम हो जाता है तो उसको हम अनेमिक कहेंगे, या फिर हीमेटोक्रिट है वो 30% से कम हो जाता है तो भी वो इंडिकेट करता है कि मदर इज अनेमिक. अंडरस्टूड? नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट इज पेपेनिकुलर स्मीयर. पेपेनिकुलर स्मीयर मतलब शॉर्ट फॉर्म इज पेप स्मीयर. यस. क्यों करते हैं हम? Cervical cancer. सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल इन्फेक्शन के लिए भी हम करते हैं. सो मे बी डन ड्यूरिंग द इनिशियल प्रीनेटल एग्जामिनेशन to screen for the cervical neoplasia if the individual has not had a screening before or it's beyond the recommended time frame since the last screening. Pap smear स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में किया जाता है, लास्ट में नहीं कर सकते आप बिकॉज वो सर्विक्स से आपको लेना है सैंपल. सो पेप स्मीयर इनिशियल प्रीनेटल एग्जामिनेशन में किया जाता है. क्यों करते हैं? सो फर्स्ट वी नो कि सर्वाइकल नियोप्लेशिया दैट इज सर्वाइकल कैंसर, एंड सेकंड कि उसको इन्फेक्शन है या नहीं उसके लिए किया जाता है. तो आप कब करोगे पेप स्मीयर कि उसको लाइक पहले उसने कभी भी स्क्रीनिंग करवाया ही नहीं है, पैप टेस्ट करवाया ही नहीं है, हैज नॉट हैड अ स्क्रीनिंग, तब करना है. या फिर उसने जो लास्ट स्क्रीनिंग करवाया था वो बहुत टाइम पहले करवाया था, सो बहुत टाइम हो गया, सो बियॉन्ड द रेकमेंडेड टाइम फ्रेम के वो आगे निकल गए हैं तो भी उसका पेप स्मीयर करना पड़ेगा. सो नॉर्मली बिफोर प्रेगनेंसी इट इज एडवाइजेबल कि आप पेप स्मीयर भी करवा लो. अगर फीमेल ने कभी पहले करवाया ही नहीं है, सो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनिशियल स्टेजेस में आप कर सकते हो पेप स्मीयर. एंड क्यों करना है? तो दो रीजन. एक तो पहले उसने कभी करवाया ही नहीं है पेप स्मीयर, और जब लास्ट करवाया था तो बहुत टाइम पहले करवाया था. नेक्स्ट इज एसटीआई. एसटीआई का भी स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फीमेल को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है या नहीं. सो दैट वी विल स्टडी डिटेल. एसटीआई का स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. नेक्स्ट इज सिकल सेल स्क्रीनिंग. दैट इज ऑल्सो ब्लड टाइप ब्लड टेस्ट. उसमें आपको सिकल सेल स्क्रीनिंग करना है. व्हाट इज सिकल सेल स्क्रीनिंग? एक ब्लड RBC डिसऑर्डर सिकल सेल में आता है जो. RBC सिकल शेप. हाँ, आरबीसी होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं. सो दिस इज एबनॉर्मल. सिकल शेप के है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो उसका स्क्रीनिंग करना है. स्क्रीनिंग इज इंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट एट रिस्क ऑफ सिकल सेल डिजीज. क्यों करना पड़ता है? कि ऐसे कोई इंडिविजुअल है जिसको सिकल सेल का डिजीज का रिस्क ज्यादा हो, सिकल सेल अनीमिया का रिस्क हो, तो उसके लिए करना पड़ेगा. अ पॉजिटिव टेस्ट may indicate a further screening. अगर सिकल स्क्रीनिंग पॉजिटिव आता है तो फिर से आपको टेस्ट करना पड़ेगा और आगे सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि क्यों है, जेनेटिकली है कि क्या है, आगे प्रॉब्लम होगा. सो फर्दर स्क्रीनिंग भी करना पड़ेगा. अगर सिकल सेल स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाता है तो, नेगेटिव आता है तो दैट इज नो प्रॉब्लम. ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट जो बहुत दूसरे सारे जो टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट वी विल स्टडी टुमारो. तो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. आज हमने क्या देखा? ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट 13 डिस्कम्फर्ट्स. थोड़े डिस्कम्फर्ट्स देखे, देन उसके बाद हमने क्या देखा? रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी. एंड नेक्स्ट diagnostic test in the pregnancy.
सो फर्स्ट हमने देखा हार्टबर्न। हार्टबर्न सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। द रीजन इज प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो गया है एंड यूट्रस की साइज की वजह से जीआई मोटिलिटी कम हो गई है, इसोफेजियल रिफ्लेक्स हो रहा है और स्टमक भी थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है। मदर को क्या कर सकता है, एडवाइस करना है, क्या इंटरवेंशन लेनी है, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं इंस्टेड ऑफ लार्ज मील्स। खाने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स तक अपराइट पोजिशन लेना है। बिटवीन द मील्स, नॉट एट द मील्स, बिटवीन द मील्स मिल्क कंज्यूम करना है। फैटी फूड, स्पाइसी फूड, सिट्रस फूड्स, चॉकलेट्स, पेपरमिंट, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये सारे फूड्स अवॉइड करने हैं। सो लिस्ट ऑल दिस फूड्स, ये सारे अवॉइड करने हैं। खाने के तुरंत बाद बेंड ओवर नहीं होना है, सोना नहीं है, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने हैं। अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो डीप ब्रीथिंग करके रिलैक्स हो सकती है या छोटे छोटे सिप्स लेके थोड़ा रिलीव कर सकती है फीमेल। एंटासिड्स डायरेक्टली ले सकती है फीमेल नहीं, पीएससीबी को प्रिस्क्राइब, पीएससीबी को कंसल्ट करना पड़ेगा, वो प्रिस्क्राइब करे फिर ही लेना है। देन हमने देखा हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होंगे। क्यों हो रहा है? बिकॉज यूट्रस ग्रो हो रहा है, वीनस प्रेशर बढ़ रहा है और एक तो कॉन्स्टिपेशन भी होता है प्रेगनेंसी में, तो ये सारे रीजंस की वजह से होता है। सो मदर क्या कर सकती है, वार्म सीट्स बाथ ले सकती है, पिलो रखकर उस पर बैठना है और हिप एलिवेटेड करना है। सो इन शॉर्ट ऐसे बैठना है कि सामने कुछ भी चेयर या टेबल रखा है तो वो थोड़ा जो जिस पर बैठी हो उससे हाइट ज्यादा हो, तो हिप ऑटोमेटिकली एलिवेटेड हो जाएंगे। हाई फाइबर फूड लेना है, इनफ फ्लूइड लेना है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग, इन शॉर्ट वॉकिंग करना है। कोई भी ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज या कंप्रेसेस लेने हैं तो उसके पहले पीएचसीपी का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन, तो वो भी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंड यूट्रस ग्रो हो गया है उसके इनडायरेक्ट रीजंस की वजह से। इंटरवेंशन, हाई फाइबर फूड लेना है लाइक होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो भी कॉन्स्टिपेटिंग फूड्स है वो अवॉइड करने हैं लाइक मिल्क, चीज एंड ऑल दिस थिंग्स। 2 लीटर से कम पानी नहीं पीना है। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, एटलीस्ट 20 मिनट्स तक तो फीमेल को चलना ही चाहिए। कोई भी इंटरवेंशन लेने हैं लाइक स्टूल सॉफ्टनर्स, लैक्सेटिव, उसके पहले पीएचसीपी को कंसल्ट करना पड़ेगा। जब वो डेफिकेट कर रही है तो कौन सी पोजीशन में कर सकती है, टॉयलेट सीट पर बैठ के आगे फुट रेस्ट रखना है, उसके ऊपर पैर रख के वो कंफर्टेबली डेफिकेट कर सकती है और उसको स्ट्रेस स्ट्रेन भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बैक एक सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। क्यों होता है? तो यूट्रस ग्रो हो गया है, उसकी वजह से लंबोसेक्टोरल कर्व बहुत ही प्रोमिनेंट हो गई है और उससे फॉल रिस्क भी ज्यादा है। तो मदर को सिखाना है कि स्लोली मूव करो। इंटरवेंशंस क्या कर सकती है मदर बैक एक के लिए? तो एक तो रेस्ट लेना है, प्रॉपर पोस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स यूज करना है, हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट नहीं करने हैं, जब भी कुछ गिर जाता है तो बेंड डाउन नहीं होना है, स्क्वाट करके नीचे बैठ के वो उठाना है। और जब भी आप बैठते हो चेयर पर तो कैसे बैठना है, फुट को सपोर्ट देना है, आर्म को ऐसे रेस्ट करके रखना है, आर्म रेस्ट पर, जो चेयर पर आर्म रेस्ट हो ऐसी चेयर पर ही बैठना है। स्टूल पर या फिर जैसे जिस चेयर के भी आर्म रेस्ट ना हो ऐसी चेयर्स नहीं यूज करनी है एंड पीछे भी पीलो रखना है। लो हील्ड कंफर्टेबल शूज पहनने हैं। देन एक्सरसाइज में टेलर सिटिंग एक्सरसाइज एंड पेल्विक टिल्ट रॉक एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज कर सकती है मदर, उससे बैक एक में रिलीफ होगा। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज लाइक डीप ब्रीथिंग कर सकती है और सोने के लिए फर्म मैट्रेस यूज करनी है। लेग क्रैम्प्स सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होंगे। क्यों होता है? सो कैल्शियम फॉस्फोरस के बीच में इम्बैलेंस हो गया है, यूट्रस नर्व पर प्रेशर डाल रहा है और फटीग की वजह से होता है। मदर क्या कर सकती है, रेगुलर एक्सरसाइज करती रहेगी तो लेग क्रैम्प्स कम होंगे लाइक वॉकिंग करने से। लेग को ऐसे डॉर्सिफ्लेक्शन, फिजियोथेरापी से डॉर्सिफ्लेक्शन करना है, कैल्शियम इंटेक इंक्रीज करना है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने के लिए डॉक्टर को पूछना पड़ेगा बट नेचुरल फूड से कैल्शियम ले सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। क्यों होता है? सो डायफ्राम डिस्प्लेस हो गया है ड्यू टू एनलार्ज यूट्रस। सो मदर को बोलना है कि थोड़े थोड़े एक्टिविटी के बाद बीच में रेस्ट लो। सिटिंग और स्लीपिंग पोजीशन में हेड थोड़ा एलिवेट रखो या फिर साइड लाइन पोजीशन में सो जाओ, और उसमें भी राइट से बेनिफिशियल है लेफ्ट साइड लाइन, लेफ्ट इज मोर बेनिफिशियल। एंड ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करना है। देन वी हैव सीन प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर्स। तो फर्स्ट एज था 20 से कम या 35 से ज्यादा होगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी हो गई है तो भी उसकी वजह से प्रेगनेंसी में रिस्क आ सकते हैं। देयर आर सो मेनी कंसर्न्स कि क्या होगा,
कैसे हो सकता है, ऑल दैट वी हैव स्टडीड। न्यूट्रिशन, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं लिया तो बच्चे फीटस है उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। एंड न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो इट डिपेंड्स कि उसका वेट कौन सा है, कैसा वेट है और कौन से मंथ में है वो, तो इट डिपेंड्स। जेनेटिक कंसिडरेशन, अगर मदर या फादर में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है या फिर कोई ट्रांसमिसिबल इनहेरिटेड डिजीज है, तो उसकी वजह से जो बेबी है उसको भी वो जीन पास ऑन हो सकते हैं। सो आपको पहले से ही जेनेटिक असेसमेंट करना है कि बेबी को वो रिस्क पता चल जाए कि कितना है। हेल्थ केयर, अगर मदर रेगुलर प्रीनेटल विजिट नहीं करेगी, उसको डेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। सो डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ और यस एलबीडब्ल्यू वाला बेबी बॉर्न होगा। सो ये हो सकता है ड्यू टू डेंटल प्रॉब्लम्स। अब्यूज और वायलेंस हो रहा होगा फीमेल पर, तो उसकी वजह से भी सर्टेन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वेदर इट इज फिजिकल और सेक्सुअल। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप फीमेल को असेस कर रहे हो तो उसके पार्टनर को बोलना है कि थोड़ी देर बाहर जाओ, आई वॉन्ट टू डू द असेसमेंट, एंड तब वो आपके साथ शेयर कर लेगी। अगर फीमेल को कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई भी है, इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज दिए है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, कोई भी मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मदर को रूबेला इन्फेक्शन हो जाएगा प्रेगनेंसी में तो भी प्रॉब्लम होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर को एसटीआई हुआ है या है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरी प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक, पोस्टमार्टम में भी जब तक वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है तब तक, अगर वो मेडिकेशन ले रही है, आर्ट थेरापी, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी ले रही है, जीरो ब्लीडिंग ले रही है, तो उसकी वजह से रिस्क बहुत कम हो जाएगा ट्रांसमिट होने का मदर से फीटस तक। सो नेक्स्ट इज सब्सटेंस अब्यूज। अगर मदर कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, कोई भी सब्सटेंस, ड्रग है, मेडिसिन है, अल्कोहल है, कुछ भी है, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, उसकी वजह से फीटस को प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल है वो ड्रग अब्यूज कर रही है, तो उसकी प्यूपिल्स चेक करके, या तो वो कॉन्ट्रैक्टेड या डायलेटेड होगी, फटीग होगा, नीडल्स के मार्क होंगे, स्किन एब्सेसिस हो जाएंगे, नेजल म्यूकोसा इन्फ्लाम होगा। अगर वो इनहेल करके ड्रग्स जो लेती है उसकी वजह से पूरा नेजल म्यूकोसा इन्फ्लाम हो जाएगा, उसके बिहेवियर से भी पता चल जाएगा, एकदम इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा। सो दिस आर द साइंस। वायरल हेपेटाइटिस होगा मदर को, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होंगे। नेक्स्ट हमने एंटीपार्टम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग देखे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से ब्लड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेडियोलॉजिकल इमेजेस, सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कर सकते हो। फर्स्ट रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज दैट रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? તે માટે વિઝિટ કરવાની પર મંથલી 7 થી 8 મહિના સુધી 1 મંથ માટે જવાનું, પછી 8 થી 9 માં 2 વીકલી જવાનું અને 9 અને 10 મંથમાં વીકલી જવાનું। ऑनलाइन स्टूडेंट्स જે ફર્સ્ટ 28 to 30 વીક છે ત્યારે એક મહિને આપણે વિઝિટ કરવાનું, हाँ then 30 to 36 એ 2 વીક એવરી। हाँ हाँ, और लास्ट 36 से 40 वीक्स तक एवरी वीक जाना है। सो इसमें वीक के फॉर्म में दिया है, अगर एग्जाम में आपको मंथ के फॉर्म में दे, सो दोनों एक चीज याद रखो, आप कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। अगर आपको वीक में याद रहता है तो आप मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड बाय 4 करके, और अगर आपको मंथ में याद रहता है तो एग्जाम में वीक में पूछा है तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 करके वीक में कन्वर्ट कर सकते हो। बट इन शॉर्ट याद रखना है कि फर्स्ट 7 से 8 मंथ से एवरी मंथ जाना है, 8 से 9 महीने एवरी 15 डेज या 2 वीक्स जाना है, एंड आफ्टर 9 वीक्स जब तक उसको कंसीव नहीं हो, डिलीवर नहीं हो जाता, सो 9 से 10 महीने एवरी वीक उसको हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए जाना है। फर्स्ट हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा, दैट वाज ब्लड टाइपिंग एंड आरएच फैक्टर। ब्लड टाइपिंग मतलब एबीओ ग्रुपिंग, ब्लड टाइप कैसा है, एंड आरएच फैक्टर मतलब रिसस फैक्टर है या नहीं। अगर नेगेटिव आया है रिसस फैक्टर तो आपको क्या करना है, फिर से टेस्ट करना है, एंड मदर को अगर प्रेग्नेंट है तो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पर इम्यूनोग्लोबुलिन देना होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम होगा। रोगैम, आपको देना होगा।
डिलीवर हो गया, बच्चा RH पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे? 72 hours ના વચ્ચે વચ્ચે આપી દેવાનું. हाँ, विदिन 72 आवर्स, नॉट आफ्टर 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको फिर से रोगेम देना होगा। अगर मदर ने इलेक्टिव जानबूझ के अबॉर्शन करवाया है या फिर नेचुरली अबॉर्ट हो गया है, तब Yes. દેના હે રોગમ દેના. हाँ, तो भी रोगेम देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज रूबेला टाइटर। नेक्स्ट, ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर फीटस नेगेटिव है तो मदर RH नेगेटिव है, फीटस भी RH नेगेटिव है, तो તો There પછી is કોઈ no પ્રોબ્લેમ problem. है? तो देयर इज नो प्रॉब्लम। फीटस पॉजिटिव होता है तब प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, दैट इज रूबेला टाइटर। टेल मी, उसमें क्या था? એ લેસ દેન 1/8 ના હોવું જોઈએ, એનાથી વધારે હોવું જોઈએ. हाँ, अगर रूबेला टाइटर लेस देन 1/8 है या फिर नेगेटिव है, उसका मतलब कि मदर में एंटीबॉडीज है ही नहीं अगेंस्ट रूबेला, सो उसको कभी भी रूबेला वायरस से इंफेक्शन हो सकता है। तो आपको वैक्सीनेशन कब करना है? बिफोर प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी? प्रेगनेंसी में आप कर सकते हो वैक्सीनेशन? नो, No. आप नहीं कर सकते। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट होने के लिए वो लाइक काउंसिल करने, गाइडेंस लेने आए थे, तब आपने टेस्ट किया और आपको पता चला कि उसका नेगेटिव है, तो आपने वैक्सीन कर लिया, इम्यूनाइज कर लिया उसको, तो आप मदर को क्या एडवाइस दोगे? Avoid conceived pregnancy. यस, अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 3 months। एंड अनदर थिंग, અને જે ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ છે એમનાથી दूर રહેવાનું. हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उससे दूर रहना है, कांटेक्ट अवॉइड करना है। कैन वी गिव रोगेम एंड रूबेला वैक्सीन टुगेदर? નો. No. No, we cannot administer these things. रूबेला वैक्सीन अगर आपको पता है कि प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, उसका प्रेगनेंसी में नेगेटिव आया है, तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि अभी डिलीवरी के बाद ही देना है, पोस्टपार्टम पीरियड में। तो कब दोगे? डिलीवरी के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद? બિફોર ડિસ્ચાર્જ. बिफोर डिस्चार्ज, उसको घर भेजने से पहले वैक्सीन करके ही भेजना है बाय सबक्यूटेनियस रूट। अगर नेगेटिव है तो, रूबेला टाइटर पॉजिटिव है, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्सीन। और उसको पूछ लेना है कि वो एलर्जिक है या नहीं एग से, बिकॉज उसमें एक कंपोनेंट होता है एग। नेक्स्ट रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज રૂબેલા વેક્સિન પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન નહીં આપવાની, કેમ કે એમાં લાઈવ બેક્ટેરિયા હોય જે ફીટસ સુધી પહોંચીને એને હાર્મ Yes. કરી શકે. यस, हम प्रेगनेंसी में रूबेला वैक्सीन नहीं दे सकते, बिकॉज वो लाइव वैक्सीन है, वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस तक जा सकती है, फीटस को हार्म कर सकती है। नेक्स्ट हमने CBC देखा। व्हाट इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Yes, WBC, ल्यूकोसाइटोसिस is completely normal during pregnancy। प्रेगनेंसी में मदर को हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट भी लेवल लो होंगे, बट अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम है, लेस देन 10 है, 9, 8, 7, तो हम उसको अनेमिक कंसीडर करेंगे। अगर हीमेटोक्रिट लेस देन 30 है, तब भी उसको हम अनेमिक कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज पेप्समियर। पेप्समियर कब किया जाता है? इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग मंथ में। क्यों करते हैं? टू रूल आउट द सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल इन्फेक्शंस। क्यों हमें करना पड़ा? बिकॉज एक तो पहले वो फीमेल ने कभी भी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम उसने कभी भी एक तो वो पेप स्मीयर करवाया नहीं था, इसलिए हमें करना पड़ा। और अगर उसने करवाया था तो वो बहुत टाइम पहले करवाया था, सो अभी वो टेस्ट अभी एक्सपायर हो गया, वो अभी हम कंसिडर नहीं कर सकते, सो इसीलिए करना पड़ता है। नॉर्मली आइडियली इट इज सेड दैट कि 10 years, एवरी 10 years आपको पेप टेस्ट करवाना चाहिए। अगर 10 years से ज्यादा हो गया है टाइम, तो वो जो टेस्ट था वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से करवाना पड़ता है। सो उतने टाइम से ज्यादा है, टाइम हो गया है, तो आपको फिर से करना पड़ेगा। STI वी विल स्टडी इन चैप्टर सिकल सेल स्क्रीनिंग। सिकल सेल स्क्रीनिंग मतलब સ્ક્રીનિંગ ફોર સિકલ सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज है, उसका स्क्रीन करने के लिए हम सिकल सेल स्क्रीनिंग करते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेगी, रूल आउट करना पड़ेगा क्यों है, व्हाट इज द रीजन एंड ऑल दिस थिंग। अगर नेगेटिव है तो फीमेल को सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज है ही नहीं,
So there is no any problem. Any doubt in this? No, madam. Okay. So see you tomorrow at 9:20 a.m. And don't forget, tomorrow you are having a test. कल आपका test है. The test link will open for 2 days. I will share the link today, but वो open कल होगी. आज open नहीं होगी. Okay? Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you.